अच्छा जी, लास्ट की क्लास को मैं रीकैप करता हूँ सिर्फ 2 मिनट के अंदर। सर हमने सेक्शन 114 एक के बारे में बात की, कल 114 कहा था, आज उसको और स्पेसिफिक करके कहता हूँ। सेक्शन 114 एक बताता है कि किस किस बंदे ने रिटर्न फाइल करना होता है, और उसमें से जो खतरनाक पॉइंट था वो ये था कि अगर किसी बंदे ने एनटीएन ले लिया तो उसने भी रिटर्न फाइल करना होगा। एनटीएन लेने से क्या मुराद था, जिस बंदे ने क्या किया, जिस बंदे ने इनरोलमेंट करवा ली एफबीआर के साथ, आईआरएस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर्ड हो गया, तो उसने रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, उसके बाद एनटीएन क्या होता है, सेक्शन 181(4) में लिखा गया था, जो बंदा ई इनरोलमेंट करवा ले उसका सीएनएसी नंबर ही उसका एनटीएन होता है। ठीक है, उसके बाद हम नॉर्मली फाइलिंग करते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने इंसेंटिव के लिए। अगर हम अपने रिटर्न में कभी फाइल कर दें, गलती कर ले, सेक्शन 114(6) हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। फाइनेंस एक्ट के बारे में बताया मैंने, कहा कि कानून के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं, हर साल आपका फाइनेंस एक्ट आता है, उस फाइनेंस एक्ट के जरिए लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स हो रही होती हैं। फिर टैक्स ईयर क्या होता है, टैक्स ईयर सेक्शन 74(1) में बताया गया, गवर्नमेंट का वो माली साल होता है जिसमें गवर्नमेंट अपने टैक्स कलेक्ट कर रही होती है, और ये 12 माह का होता है, जो स्टार्ट होता है कब से, जुलाई से, और एंड होता है जून पे। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया फाइनेंस एक्ट वर्सेस सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट, जो मिनी बजट आता है उसको सप्लीमेंट्री फाइनेंस एक्ट कहते हैं। फिर पर्सन का डिस्कस किया, पर्सन की डेफिनेशन के अंदर इंडिविजुअल, एओपी, पार्टनरशिप, कंपनी, गवर्नमेंट सारे लोग शामिल हैं। इंडिविजुअल आईआरएस के जरिए लॉगिन लेते हैं, पार्टनरशिप आईआरएस के जरिए लॉगिन लेते हैं, एचसीसीपी का जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है ऑटो में लॉगिन मिल जाता है। एनजीओ हो या गवर्नमेंट का कोई अदारा, वो एप्लीकेशन दे रहा होता है, जिसको हमने डिस्कस नहीं किया था। डिक्लेरेशन की क्लास यहाँ पे कल हमने रोक दी थी कि डिक्लेरेशन के 2 हिस्से होते हैं, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। यहाँ से आज इसको मैं आगे कनेक्ट करके स्टार्ट करता हूँ। सर जिसको हम लोग रिटर्न बोलते हैं, ठीक है, पोर्टल पे इसको डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। पोर्टल इसका इसका किस चीज का नाम देता है, डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन के 2 पार्ट हैं, एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो सेक्शन 114 है, और पार्ट 2 जो है सेक्शन 116 है। ठीक है, सेक्शन 114 के अंदर मेरे दोस्तों क्या होता है, रिटर्न होती है। रिटर्न से क्या मुराद है, मैं सादा लफ्जों में आपको बताऊंगा। रिटर्न का मतलब यह है कि पूरे साल में आपने अर्न क्या किया है, अर्निंग। अब अर्निंग की बात करूं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फिर सवाल पैदा होता है कि आपकी इनकम हो रही है, क्या हो रही है, इनकम हो रही है। इनकम की बात करूं तो इनकम कानून ने कहा कहाँ कहाँ से हो सकती है। अगर मैं आप लोगों से सवाल रेज करूं तो भाई आप कोई सोर्स ऑफ इनकम बताएं। इन्होंने कहा जी सैलरी। सर कहाँ से हो सकती है, अदर इनकम। अदर इनकम से सर क्या मुराद है, चले जी, इन्होंने कहा कमीशन आ गया। भाई आप कोई सोर्स ऑफ इनकम बताइए आप। जी जी जी, रेंटल हो सकती है, शाबाश, ठीक हो गया, सैलरी होगी। भाई आपको सोर्स ऑफ इनकम, फॉरेन इनकम, ठीक है जी, बैठ से आपको पैसे आ रहे हैं। और आप 50, शाबाश, रेंट हो, रेंटल पहले हो गया, वैसे रेंट हो गया, ठीक है। अब ये हमारे हैं कि जी यहाँ से इनकम आ सकती है, यहाँ से आ सकती है। कानून ने हमें ब्रॉडली इन चीज़ों को हमारी मर्जी मंशा के मुताबिक डिफाइन नहीं किया। उन्होंने इसके बनाए हेड्स ऑफ इनकम। क्या बनाए, यानी कि इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है, इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है, वेयर इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है, उसको उन्होंने कहा हम इसका नाम देंगे हेड्स ऑफ, हेड्स ऑफ इनकम। सर हेड्स ऑफ इनकम क्या होते हैं, सेक्शन 11 इसको डिफाइन करता है कि हेड्स ऑफ इनकम जो हैं कौन कौन से होते हैं, यानी कि मेरी और आपकी मर्जी नहीं है। उन्होंने कहा सैलरी हो सकती है, कोई चीज़ आप रेंट पे लगाते हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम इमोल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है। आप हो सकता है बिजनेस करते हो सकता है आपको कैपिटल गेन आता हो। 1 by 1 हर हेड ऑफ इनकम को डिटेल में हमने पढ़ना है, ठीक है, हर एक हेड ऑफ इनकम को। कैपिटल गेन हो सकता है, अदर सोर्स हो सकता है, फॉरेन सोर्स हो सकता है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूँ गेन हेड्स ऑफ इनकम के अंदर एक कवर्ड नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे हेड्स ऑफ इनकम आपके खत्म हो जाते हैं, बस इतने ही हेड्स ऑफ इनकम, इतने ही हैं। लेकिन सोर्सेज ऑफ इनकम में कुछ और चीज़ें भी शामिल हैं। कौन कौन सी, आपकी एक फॉरेन सोर्स,
और प्लस आपका एग्रीकल्चर इनकम, वो सर सैलरी का हिस्सा है। कानूनी तौर से सेक्शन 12(2) में पेंशन इज पार्ट ऑफ लीगली सैलरी का पार्ट है, ठीक है। ये पोर्टल पे यही कुछ आएगा, आपको दिखा दूंगा। अब आप जब भी इनकम लिखेंगे याद रखिएगा आपका टैक्स बढ़ेगा। इसको मैं बहुत लंबा नहीं करता, बल्कि इससे पहले एक और कंसेप्ट दे देता हूँ। हेड ऑफ इनकम की आपको समझ आ गई। एक कंसेप्ट हेड ऑफ इनकम के साथ आता है टोटल इनकम। जब फर्ज करें आपको सैलरी 100 रुपये हो, प्रॉपर्टी 200 रुपये आती हो, बिजनेस आप करते ना हो, कैपिटल गेन से 5 रुपये आते हो, अदर सोर्स ना हो, इन सब को मिला लिया जाए तो ये क्या है, आपकी टोटल इनकम है। ये क्या है, टोटल इनकम है, जिसको सेक्शन 10 में डिफाइन किया गया। टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, जो मैं कर रहा हूँ ये समझे, कानून साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हेड्स ऑफ इनकम हमने डिस्कस कर लिए कि ये होते हैं। टोटल इनकम क्या होती है, सारे हेड्स ऑफ इनकम को टोटल कर लिया जी। सर इन सब को वो कहते, उसमें टोटल की बात नहीं करता, कहता है हेड्स ऑफ इनकम में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। जैसे हम कहें फर्ज करें डिस्कशन के लिए जी, घर के अंदर आपका फर्ज करें, आप कहते हैं फर्नीचर होगा, उसमें फलां चीज होगी, उसमें किचन होगा, ये होगा, वो होगा। अगर कोई बंदा पूछे स्पेसिफिकली कि यार किचन के अंदर क्या चीज शामिल है, तो आपको किचन में ये चीज होती है, फलां चीज होती है, मतलब स्पेसिफिक आप काउंटिंग स्टार्ट कर दोगे पूरे घर में से छोड़ के उसको। अब जो ये मैं बात कर रहा हूँ टोटल इनकम, टोटल इनकम का मतलब ये है कि जो जहां जहां से आपको इनकम आती है, सारी इनकम को आप क्लब कर लें तो क्या बन जाएगा, टोटल इनकम, ठीक है। हेड्स ऑफ इनकम है ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, फलां, जैसे उसने 5 हेड्स ऑफ इनकम लॉ में डिफाइन किए है कि यहाँ यहाँ से इनकम आ सकती है, और सबको क्लब कर दे तो वो क्या बन जाएगा, टोटल इनकम बन जाएगा। और टोटल इनकम से एक स्टेप और आगे लेके जाएगा, एक स्टेप और आगे लेके जाएगा, और एक स्टेप क्या लेके जाएगा, वो लेके जाएगा, वो कहेगा कि इसके अंदर इवन एक और चीज बता दूं यहाँ से, बल्कि मैं अपने आप की अपनी तस्दीक करना चाहूंगा कि यहाँ पे जब आप टोटल इनकम की बात करते हैं तो उसके अंदर ना सिर्फ हेड्स ऑफ इनकम शामिल हैं, प्लस ये नीचे वाले दोनों सोर्स ऑफ इनकम, जिसके अंदर फॉरेन सोर्स शामिल है और इसके अंदर एक और चीज शामिल है, वो कौन सी, आपकी एग्रीकल्चर इनकम भी शामिल है। एग्रीकल्चर इनकम भी शामिल है इसमें भी। चलो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लिख देते हैं। सर मैं इन दोनों का डिफरेंस, किन दोनों का, हेड ऑफ इनकम और सोर्स ऑफ इनकम। सर लॉ ने कहा है कि इन सब को हेड ऑफ इनकम कहेंगे, उसमें उसने 5 चीजें बनाई है, ठीक है। और आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम ये वाला जी, आपने दोनों का सर ये हेड्स ऑफ इनकम के अंदर कवर्ड नहीं है। व्हेन यू विल बी गोइंग फॉर द टैक्सेशन कंप्यूट करने के लिए, तो आपने उसका टैक्स किस पे देना है, टैक्सेबल इनकम पे। अभी बस रुक जाओ थोड़ा सा, अभी रुक जाए। आपकी टोटल इनकम का मतलब है कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, सबको इकट्ठा कर दें तो क्या बन जाता है, टोटल इनकम बन जाती है। अब टोटल इनकम में अगर फर्ज करें कि ये दो चीजें मैं शामिल ना करूं, लेट्स सपोज ये शामिल ना किया जाए, तो हमारी टोटल इनकम कम हो जाएगी। एग्रीड। इसका मतलब ये है कि सोर्स ऑफ इनकम को वैसे हम हेड्स ऑफ इनकम के साथ क्लब करके लेके चल रहे होंगे, अभी पोर्टल पे भी इसका रिव्यू करवाऊंगा, ठीक है। अच्छा, जब हम क्लब करके चल रहे होंगे, लेकिन टैक्स आपने कभी भी टोटल इनकम की बेस पे नहीं देना। फर्स्ट मैं ये कहूंगा किस पे देना है, टैक्स देते हैं टैक्सेबल इनकम पे। नो द क्वेश्चन राइजेस कि व्हाट इज टैक्सेबल इनकम। उसने कहा कि आपकी टोटल इनकम में से अगर हम डिडक्टिबल अलाउंसेस को निकाल दिए, किसको, डिडक्टिबल अलाउंसेस को, डिडक्टिबल अलाउंसेस को माइनस कर दें, किस में से, आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम क्या है, ये है टोटल इनकम माइनस है डिडक्टिबल अलाउंसेस। अब क्वेश्चन आया कि सर डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या क्या हैं। सर नंबर 1 पे हमारी ज़कात है। क्या है, ज़कात है। अगर आप ज़कात देते हैं, फर्ज करें कि आप कहते हैं मैंने 100 रुपए की ज़कात दी है, तो आप ये चेक कीजिए जो हमारी इनकम 455 थी वो कितनी होगी। इस इनकम को हम क्या बोलेंगे, आपकी टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम का जो जिक्र है वो सेक्शन 9 में किया गया है। सेक्शन 11 आपका हेड्स ऑफ इनकम, सेक्शन 10 टोटल इनकम, सेक्शन 9 है टैक्सेबल इनकम, ठीक है। ये लगे आप, तो मैंने आपको 3 सेक्शन बढ़ा दिए। अब यहाँ पे टैक्सेबल जो टैक्स मालूम करना है किस पे ऊपर होगा, टैक्सेबल इनकम के ऊपर होगा। ये मैं पोर्टल पे भी आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कराऊंगा, ठीक है। अब सर आप अपना सवाल रेज करें
कि आप कह रहे हैं कि हेड्स ऑफ इनकम क्या है। हेड्स ऑफ इनकम वो जगह हैं जहां से इनकम हमें आ सकती है, ठीक है। अच्छा, फिर वो सारी इनकम्स को क्लब, अब हेड्स ऑफ इनकम में उसने 5 डिफाइन किए, लेकिन जब वो टैक्स कंप्यूट करने की बात करता है तो फिर वो हेड्स ऑफ इनकम को पीछे रख के टैक्सेबल इनकम की बात करता है। जब हम टैक्सेबल इनकम की बात करते हैं तो वहां पे हम जाते हैं सेक्शन 9 पे, वहां पे कहता है टोटल इनकम। हमने कहा टोटल इनकम क्या है, फिर वो सेक्शन 10 पे हमें घुमा के ले आता है, कहता है सारे हेड्स ऑफ इनकम प्लस आपका फॉरेन सोर्स और एग्रीकल्चर, वैसे उस ढके छुपे अल्फाज में लिखा हुआ है। हाँ वो सर कानूनी एतबार से उसने उसकी डेफिनेशन में शामिल नहीं किया। मैं चाहता तो आपको वैसे बस बता के निकल जाता, हेड्स ऑफ इनकम बताता, उसमें ही शामिल कर लेता, लेकिन जब आप उधर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर उसमें तो ये लिखा हुआ ही नहीं है, आपने कैसे शामिल किया। लेकिन इस चीज को मैं अभी साबित करता हूँ। कैसे साबित करता हूँ आपको, हम चलते हैं पोर्टल पे, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग कि आपने लेट्स सपोज कि अपना पोर्टल जनरेट कर लिया हो, लेकिन अभी पोर्टल नहीं बना हुआ, टेंशन ना लें। हमने जो हमारा कंसेप्ट है टोटल इनकम, ऐसे लगे हाथों मैं क्या करता हूँ आप लोगों के साथ इसको फॉरगेट करता हूँ, इसको पासवर्ड को अपने को, क्योंकि मेरे सिस्टम में मुझे याद भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देनी है उस चीज की, ठीक है। जब हम यहाँ पे जाते हैं तो सर यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना आप सीएनसी नंबर मेंशन करते हैं, यहाँ पे ईमेल मेंशन करते हैं, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर मेंशन करते हैं, और यहाँ पे सेल नंबर और यहाँ पे कैप्चा और सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अगेन मेरा ख्याल है कि मोबाइल मैंने वहां पे रख दिया, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, शायद मुझे याद हो ही। चले लग गई है सर, पोर्टल आप लोगों के सामने है। पोर्टल को जब हमने लॉगिन किया, ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने क्या करना है, हमने टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड हमारा जो टोटल इनकम होगी, हेड्स ऑफ इनकम, वो सारे दिखाता हूँ आपको। सर यहाँ पे दो किस्म के रिटर्न आ रहे हैं, अगर आप इसको देखें। फर्स्ट, यहाँ पे फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न, सैलरी रिटर्न, और यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को एक दफा के लिए छोड़ दें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रिटर्न एंड सैलरी रिटर्न। सर नॉर्मल रिटर्न वर्सेस सैलरी रिटर्न, क्या फर्क है इसमें, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको, अच्छा जी, नॉर्मल रिटर्न साइज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं हम लोग, वर्सेस सैलरी रिटर्न। सर अगर आपकी, बल्कि यहाँ पे मैं दोबारा एक दफा हेड्स ऑफ इनकम को लिखने की कोशिश करूंगा, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ठीक है। सर हमने क्या करना है, इन सोर्सेज ऑफ इनकम को जब क्लब करना है तो हमारी क्या बन जानी है, टोटल इनकम बन जानी, शाबाश। ये टोटल इनकम बन जानी है। इसमें से हमने माइनस क्या करना है, डिडक्टिबल, फर्ज करें यहाँ पे हमने 10 रुपए माइनस कर दिए, तो ये 350 हमारा क्या बन गया, टैक्सेबल इनकम। कब हम सैलरी रिटर्न फाइल करें और कब नॉर्मल रिटर्न फाइल करें, इसके लिए सबसे पहले हमें ये लॉजिक पता होगी, बाद में हम फिर कर लेंगे। वो कहता है अगर आपकी सैलरी, आपकी, अब परसेंटेज निकालनी आती है सबको, परसेंटेज कैसे निकलती होती है, फर्ज करें कि मैं अगर देखूं कि इस 350 में सैलरी कितने परसेंट है, तो कैसे निकालूंगा, सैलरी को हम क्या करेंगे, ऊपर रखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, नीचे किस फिगर को रखेंगे, 350 को, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये क्या आ गया, सैलरी टैक्सेबल इनकम का कितने परसेंट है मेरे दोस्तों, टैक्सेबल इनकम का 28% है। कितने परसेंट है, 28% है। कानून कहता है कि अगर आपकी सैलरी
75% या उससे ज्यादा हो। कितनी? 75% या उससे ज्यादा हो। किस चीज का? टैक्सेबल इनकम का 75% या उससे ज्यादा कहां से आए? आपकी सैलरी से आए। तो आपने कौन सा रिटर्न फाइल करना है? सैलरी का। अदरवाइज आपने 75% और मोर ऑफ द टैक्सेबल इनकम अराइजेज, बल्कि थोड़ा आसान लिखते, कम्स फ्रॉम द सैलरी इनकम। तो हम कौन सी रिटर्न फाइल करें? सैलरी रिटर्न फाइल करें। यानी कि आपकी सैलरी इनकम, यानी कि आपकी सैलरी इनकम जो आ रही है वो कितने परसेंट है? आपकी टैक्सेबल इनकम का 75% या उससे ज्यादा। ये सर आपने बात जो बोली है कहाँ पे कानून में लिखी गई है, वहां पे हमें इसका दिखा दीजिए। हम पोर्टल पे आए, ऑर्डिनेंस चूंकि सिस्टम में है नहीं, तो मैं नहीं चाह रहा था कि क्लास को थोड़ा सा मसला हो, इसलिए सिस्टम दूसरा ले आया। कानून को मैंने खोला। सर कानून में अपने पास लिख लीजिए फर्स्ट शेड्यूल एक दफा। क्या लिख लीजिए? फर्स्ट शेड्यूल। सर आपके इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के 242 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शंस हैं? 242 सेक्शंस हैं। जहां पे 242 सेक्शन खत्म हो जाएंगे तो वहां से आगे क्या स्टार्ट होगा? इनकम टैक्स आपके शेड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। क्या चीज है? शेड्यूल। उसमें सबसे पहले फर्स्ट शेड्यूल आता है। उसमें फर्स्ट शेड्यूल को लिख लें कि फर्स्ट शेड्यूल डील्स विद द रेट ऑफ टैक्सेस। ठीक है, आपके जो टैक्सेस के रेट हैं, इनकम टैक्स के कहां पे जिक्र किए गए हैं? आपके फर्स्ट शेड्यूल में। और वहां पे फर्स्ट शेड्यूल का जो पार्ट 1 है, क्या कौन सा? पार्ट 1 है, और उसके आगे डिवीजन 1 है, और उसकी आगे क्लास सेकंड है। कौन सी? क्लास सेकंड है, जो ये 75% वाली बातें करती है। मेरे एक वो स्टूडेंट थे, वो कहते हैं कि सर आप इतना लंबा पढ़ा देते हैं, मैं तो वकील हूं ही नहीं, मैंने तो सर वो इंजीनियर हूं। तो कहता है सर मैं ऐसे नहीं लिखता होता कि फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 1 क्लॉज सेकंड। कहता मैं लिखता हूँ ये बात कानून में लिखी गई है। ठीक है, तो अगर आपको कोई परेशानी हो तो आपने लिख देना है कि ये बात फर्स्ट शेड्यूल में लिखी गई है, आगे ना जाए कि फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 डिवीजन 1 क्लास सेकंड। ठीक है, तो वहां पे क्या लिखा गया है मेरे दोस्तों, एक दफा आप तकलीफ करके इसकी ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए। क्या आपको ये बात समझ आती है? जो 75% वाली बात मैंने आपके साथ जिक्र की। पहले छोटे जब हम होते थे तब 50% भी सैलरी से आता था, तो आपकी पूरी इनकम के ऊपर। अभी रेट लगने से क्या मुराद होगा, इसको भी आगे एक स्टेप में एक्सप्लेन करता हूँ। हर जगह वो परसेंटेज दे रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने वर्डिंग में क्यों किया? बस उन्होंने कहा कि थोड़ा तंग कर ले। वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। अब ऐसे कहानी है, कहता है जहां पे सैलरी इनकम, सादा लफ्जों में सैलरी इनकम एक्सीड 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम। अब टैक्सेबल इनकम मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होती है। टैक्सेबल इनकम का 75% या उससे ज्यादा कहां से आए? सैलरी से आए। द रेट ऑफ टैक्स टू बी अप्लाइड शैल बी सेट आउट इन द फॉर्म। कहते हैं तो आपके ऊपर जो रेट लगेंगे वो नीचे दिए गए। ये नहीं कहा कि सैलरी रिटर्न फाइल करेंगे, उसने कहा वो रेट नीचे दिए गए। आप ये बस समझ लीजिए कि अगर आपकी 3 या 4 या 5 सोर्स ऑफ इनकम हो और उसमें सैलरी 75% और उससे ज्यादा आएगी, तो आपने क्या करना है? सैलरी रिटर्न फाइल करनी। लेकिन यहाँ पे एक और बात फिर ज़हन नशीन रहे कि अगर आपका प्रॉपर्टी में से या बिजनेस में से 1 रुपया भी सोर्स ऑफ इनकम आ गई, तो आप पोर्टल के ऊपर सैलरी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, नॉर्मल रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा वो क्यों, मैं आपको साबित करता हूँ। ठीक है, यानी कि आपका सैलरी कैपिटल गेन अदर सोर्स से तो आ रहा है। फर्ज करें ये दोनों सोर्स ऑफ इनकम ना हो, ये दोनों सोर्स ऑफ इनकम जो मैंने यहाँ पे ये वाले हों ही ना। सैलरी आ रही हो फर्ज करें कितनी? 75 रुपए, ये 15 रुपए, और ये कितनी? 10 रुपए। आपके ऊपर पूरी इनकम के ऊपर रेट पता है कौन से लगेंगे? जो सैलरी वाले। आप कहें सर समझ नहीं आई, मैं कहूँगा कोई मसला नहीं। पहले तो एक दफा के लिए आप गौर फरमाएं, इनको हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस। ये टेबल आ रहा है आपके सामने। अगर इस टेबल को आप देखने की थोड़ी सी कोशिश करें तो क्या आ रहा है? वेयर द टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स ₹6 लाख, 6 लाख तक टैक्स नहीं है। और 6 लाख से ज्यादा होंगे तो आपके ऊपर रेट
6 लाख तक 0, उसके ऊपर 6 से 12 होगा तो क्या लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, 15%। किस अमाउंट पे, जो 6 लाख से ऊपर है। हाँ जी, ये इन रेट को हम कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस। इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों कह रहा हूँ, बाद में इसको नॉर्मल जब टैक्सेशन स्कीम बताऊंगा तब बताऊंगा। अब ये दूसरी तरफ आए, ये सैलरी वालों के लिए, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे क्या है, 6 लाख से बढ़ेगी तो अब यहाँ पे क्या रेट है, 5%। और वहां पे क्या था, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस ज्यादा होते हैं और सैलरी के रेट कम होते हैं। यानी कि दोनों कानून के दो ही रेट है किसी भी इंसान के लिए, सैलरी का एंड नॉर्मल। सैलरी के अलावा कोई भी इनकम हो तो आपके ऊपर रेट कौन सा लगेगा, याद रख लीजिए कौन से रेट लगेंगे। याद रखें कि ये हमारा काम नहीं है पोर्टल मालूम करके देगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर रेट लगता कौन सा है, नॉर्मल लगता है या सैलरी लगता है। अगर आप कंप्यूट करने की कोशिश करेंगे पोर्टल 1 रुपया भी कम बेच नहीं निकालेगा, एग्जैक्ट निकालेगा, ठीक है। तो कोई बंदा पूछता है कि यार कानून में कितने रेट हैं, और इवन कंपनियों के ऊपर भी अगर मैं बात, कंपनियों का फिर कंपनी को छोड़ दें, पार्टनरशिप की बात करूं, किसी इंडिविजुअल की बात करूं जो सोल प्रोप्राइटर के तौर पर काम करते हैं, उसके ऊपर भी ये नॉर्मल रेट लगते हैं, उसके ऊपर भी ये वाला नॉर्मल रेट लगते हैं। तो फिर हमसे कोई पूछता है सर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, कितना टैक्स होता है, हम कहते हैं कि यार उसका रेट फिक्स नहीं है। उसका रेट क्या है, उसका रेट एक प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स है। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट हमें पूछते सर प्रोग्रेसिव रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, हम कहते हैं भाई जैसे जैसे इनकम प्रोग्रेस करेगी रेट ऑफ टैक्स भी प्रोग्रेस करेगा, इंक्रीज करेगा। एज द इनकम इंक्रीजेज रेट ऑफ टैक्स आल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। एक मिनट सॉरी, फिर उंगली लगी। अच्छा, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी जी। ये जो बता रहे हैं अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है, ये सैलरी के ऊपर है 15%। नहीं सर, ये सैलरी का तो सबका रेट ही अलग है। सैलरी के अलावा प्रॉपर्टी हो, बिजनेस हो, कैपिटल, अभी कैपिटल गेन मैं नहीं कहता, चलो कैपिटल गेन भी कह लें, और अदर सोर्स। सैलरी के अलावा कहीं से भी आपको इनकम आए, अभी ये 3-4 दिन में या 2 दिन में ये कंसेप्ट आपका मजीद क्लियर हो जाएगा। अभी मैं पोर्टल पे इसको करके बताता हूँ। ये सैलरी के अलावा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम हो तो आपके ऊपर नॉर्मल टैक्सेस कौन से लगते हैं, ये वाले, सिंपल अभी के लिए, ठीक है। नहीं अभी बस सर सैलरी के अलावा आप सारी चीजों को बराबर ही रखें। सैलरी के अलावा कुछ भी होगा तो रेट ऑफ टैक्सेस आपकी स्क्रीन के ऊपर पेशे खिदमत है, ठीक है। अभी अभी नॉर्मल को छोड़ दें, मैं अभी वापस आता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाए। यानी कि मैं क्लियर कर देता हूँ, सैलरी का तो फॉर्म ही आपने तब ऑप्ट करना है, वरना मोस्टली सैलरी के फॉर्म को अगर हम इग्नोर भी कर दें तो आपने मोस्टली फॉर्म कौन सा यूज करना है, नॉर्मल रिटर्न का। नॉर्मल रिटर्न का मतलब यह है कि आपकी प्रॉपर्टी इनकम आती होगी तो नॉर्मल रिटर्न का फॉर्म फिल करना है, आपकी बिजनेस इनकम आती है तो आपने कौन सा फॉर्म फिल करना है, नॉर्मल रिटर्न का। इवन सैलरी भी आती होगी तो आप नॉर्मल यूज कर सकते हैं। फिर आप सर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं इसके ऊपर, सर जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो 2 फॉर्मेट है। एक फर्ज करें कि ये सैलरी का फॉर्मेट है, ये 2 मेरे हाथ में रिमोट मैंने पकड़े हुए हैं, ऑनलाइन वाले अज्यूम कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी उनका वीडियो नहीं जा रही। तो अब ये एक नॉर्मल रिटर्न है और ये एक सैलरी का रिटर्न है। सैलरी का रिटर्न जब भरेंगे तो एफबीआर वाले सैलरी के रिटर्नों को अलहदा रख देते हैं। जब उन्होंने ऑडिट में या किसी में सिलेक्शन करनी होती है तो नॉर्मल रिटर्नों वाला को पकड़ लेते हैं। अगर फर्ज करें कि मेरी है ही सैलरी इनकम और मैंने वो वाली जो सैलरी इनकम है उसको मैंने क्या किया है, नॉर्मल में फिल करके दे दिया है, तो मेरा फॉर्म सैलरी वालों के साथ नहीं रखा जाएगा, वो कहाँ पे रखा जाएगा, नॉर्मल वालों के साथ। तो उसमें मैं ऑडिट में भी सिलेक्ट हो सकता हूँ, भले उसमें कुछ भी ना हो, मुझे कल को मेरी सारी चीजें 1 नंबर हो, या फिर भी मैं वो ख्वारी तो करूंगा ना कुछ। तो इसलिए अगर आपकी सैलरी इनकम 75% उससे ज्यादा आए, कहाँ से, टैक्सेबल इनकम के, तो मैं सैलरी का ही फॉर्म भरूँ ना, फिर मैं क्यों नॉर्मल का भरूँ। वैसे नॉर्मल का रिटर्न कोई बंदा भी भर सकता है। एक और चीज बाकी पोर्टल पे दिखाता हूँ, बस रुक जाए, मैं नॉर्मल का रिटर्न पहले खोलता हूँ। 2024 क्या करते होते हैं हम लोग, नॉर्मल के रिटर्न पे क्लिक करते हैं, 2024 के ऊपर क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। जो ही कंटिन्यू किया तो एक नीचे मैसेज आया, द सेम डॉक्यूमेंट इनिशिएटेड बाय यू इज अवेलेबल इन द ड्राफ्ट फोल्डर, प्लीज क्लिक हियर टू ओपन द डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि मैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर, यानी कि ये जो रिटर्न खोल रहा हूँ पहले खोली हुई है, स्टूडेंट को सिखा रहा था तो नीचे पड़ी हुई होगी, तो कहता है कि वो नीचे पड़ी हुई है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। मैंने क्लिक हेयर पे क्लिक किया तो ये रिटर्न खुल गया।
अब इसके ऊपर अगर आप हेड्स ऑफ इनकम देखने की कोशिश करेंगे, सैलरी को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लिखा गया है, क्या लिखा गया है, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये आपके वो हेड्स ऑफ इनकम आ गया। उसके नीचे ये आपका फॉरेन सोर्स आ गया, और उसके नीचे ये हेडिंग है, और ये फॉरेन सोर्स, और ये अब ये एक चीज नोट फरमा लें कि उसने हेड्स ऑफ इनकम ये हेड्स ऑफ इनकम लिखे हैं, इसको उसने अलहदा एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और इनके साथ इसको क्लब नहीं किया, इस सोर्स ऑफ इनकम को क्लब नहीं किया, नोट फरमा लें। करता तो कर सकता, लेकिन फिर अगेन बाय लॉ वो उसको वायलेशन में चलाया था, ठीक है। और इसके साथ ये नीचे क्या लिखा हुआ है, टैक्स चार्जेबल पेमेंट। टैक्स चार्जेबल पेमेंट में क्या था, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिडक्टिबल अलाउंस से दिखा रहा था, मैं एक एक चीज को पहले तो लिखता हूँ आपको दिखाने के लिए। हम सैलरी के ऊपर कुछ 6 लाख रुपए लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ 6 लाख में कर देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। अभी मैंने टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड वो डिडक्टिबल अलाउंसेस, उनका कंसेप्ट देना है। 6 लाख मैंने क्या लिख दिया, सैलरी इनकम लिख दी। कैसे लिखी अभी आपने परेशान नहीं होना बस, ठीक है। प्रॉपर्टी पे आया, प्रॉपर्टी पे 19 लाख लिखा हुआ, चलो ठीक है, इस 19 लाख पे हम कैरी कर लेते हैं, ठीक है। बिजनेस के ऊपर आए, बिजनेस के ऊपर मैं चलो जी 10 लाख यहाँ भी लिख देता हूँ। अच्छा जी, कैपिटल गेन के ऊपर तो कुछ भी लिखा हुआ है ही नहीं भाई। अदर सोर्स के ऊपर, सॉरी, अदर सोर्स के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, फॉरेन सोर्स के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, एग्रीकल्चर के ऊपर भी इनकम है, बल्कि नहीं लिखता, परेशान नहीं करते, आसान रखते हैं। अब जब आप आते हैं कंप्यूटेशन में, तो यही वही वाले जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे देखें, सैलरी इनकम आ रही है 6 लाख, प्रॉपर्टी कितनी आ रही है 13-20। कहाँ पे चीजें शो हो रही हैं, अभी आपने इस चीज पे उलझना नहीं है, अभी वो रेलिवेंट कंसेप्ट हमने क्लियर करना है, फिर इंशाल्लाह क्लियर होगा सब। बिजनेस कितना है, 10 लाख, तो आपकी देख लीजिए, आपकी जो एग्रीकल्चर, सॉरी अभी डिलीट ही हुआ, उसको डिलीट कर दूं ताकि परेशानी ना हो। अच्छा सर, आपकी टोटल इनकम क्या बन रही है, 29-20। ये कैसे बन रही है, सैलरी को, प्रॉपर्टी को एंड बिजनेस को ऐड ऑन करके। कोई और सोर्स ऑफ इनकम भी होगा, आप देख लें, 13-20 और 10, 23-20 और 6 और डाल लें, ठीक है, तो ये 29-20 बन गई। अब मैंने डिडक्टिबल अलाउंस लिखा ही कोई नहीं है, तो वही की वही क्या बन रही है, टैक्सेबल इनकम। अगर वहां पे ज़कात 0 होती तो वही टैक्सेबल इनकम बन जाती। चलो ठीक है, ज़कात को भी लिख लेते हैं। अब डिडक्टिबल अलाउंस में आता क्या है, मैंने एक सिर्फ आपको ज़कात बताई थी, बाकी चीज़ें यहाँ से दिखाता हूँ। अब यहाँ पे बताने के बाद सेक्शन 60A और 60D भी समझो आपका मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। 60 क्या है, ज़कात है। 60 क्या है, ज़कात है। मैं यहाँ पे 1 लाख रुपए की ज़कात लिखता हूँ, 1 लाख रुपए की जब ज़कात लिखता हूँ, मैं अब यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपकी टोटल इनकम जो कि 29-20 थी, उसमें से 1 लाख माइनस होने के बाद टैक्सेबल इनकम कितनी होगी, 28-20। अब जो टैक्स आपका मालूम हुआ होगा, सर हमें तो नहीं पता कि 28-20 पे हुआ या 29-20 पे हुआ, हमें दिखाएं। मैं कहूँगा चलो हम एक दफ़ा ज़कात को फिर माइनस करते हैं, बाकी चीज़ें भी आपको दिखा था, परेशान नहीं होना। हम ज़कात को माइनस कर देते हैं, हम पोर्टल पे आते हैं, देखते हैं तो आपका सर टैक्स कितना बन रहा है, नॉर्मल टैक्स कितना बन रहा है। अभी टैक्स चार्जेबल पे नहीं परेशान होना कि ये कुछ और है कुछ और है, क्या फर्क बता दूंगा। नॉर्मल टैक्स देखिए कितना बन रहा है, 4,45,000 रुपये बन रहा है मेरे दोस्तों। कितना, 4,45,000 रुपये। अब मैं एक काम ये करता हूं कि अब ज़कात नहीं लिखी हुई थी, अब ज़कात लिख देता हूं। जब ज़कात मैंने लिख दी, ठीक है, तो अब मेरा टैक्स कितना बन गया, 4,45 से 4,20। इसका मतलब ये है कि डिडक्टिबल अलाउंस होने की वजह से मेरा टैक्स पेबल भी कम होता है। अब सवाल ये आया कि सर ज़कात ये कौन सी है, इसके बारे में हमें जवाब दिया सेक्शन 60 ने। सेक्शन 60 ने कहा ज़कात आप पे कर सकते हैं
आपके जो एसेट्स हैं उसका 2.5%। यानी कि उसने यहाँ पे रेफर आउट मुझे किया, 2.5% बात नहीं की, उसने कहा आपने ज़कात वो वाली माइनस करनी है जो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के मुताबिक हो, 1980 के मुताबिक हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उसमें अगर लिखा गया कि आपने फलां बंदे को पे करनी है मुसारफे ज़कात फलां फलां, उसने ही पे करनी है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे क्योंकि ये चीज चैलेंज की जा सकती है कि आप जो ज़कात पे कर रहे हैं आप उस कानून की वायलेशन कर रहे हैं, उस कानून के मुताबिक पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस कानून के अंदर ये नहीं लिखा गया कैसे पे करें, किसको पे करें। उसने एक लाइन लिख के कि ज़कात मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। तो आपने फिर वहां से हेल्प लेनी है, मैं कितनी ज़कात पे करूं। मैं मिसाल तो एक बंदा मेरे पास आया, उसने कहा जी मैंने ज़कात 15 लाख पे की है। मैंने उसके एसेट्स देखे, मैंने कहा ये क्या, ये एसेट्स जो हैं वो ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के फर्स्ट शेड्यूल में लिखे गए हैं, फलां फलां एसेट्स के ऊपर ज़कात होती है। चलो मैंने कहा आप उन एसेट्स के ऊपर नहीं भी दे रहे, क्या जितने एसेट्स हैं उससे ज्यादा तो नहीं पे कर रहे 2.5% से। उसने कहा सर अगर मैंने बैंक में पे ना की हो, कैश में पे की हो। मैंने कहा ये तो वो सोशल मीडिया का दौर है, लोग कहते हैं इधर भाई तेरे साथ सेल्फी बनानी है, फेसबुक पे लगाऊंगा। वो एक मजाक अलहदा, ठीक है, लेकिन याद रखिए कि ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस में मैंने नहीं देखा कि वहां पे मेंशन हो कि आपने बैंक में पे करना है। जो बैंक मैनेज करता है, बैंक आपके अकाउंट से आपको प्रॉफिट देते हुए, वो भी ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के अम्ब्रेला में आती है। सर वो क्यों आती है? सर बेसिकली वो डिडक्ट करके बैतुल माल को देते हैं। वो कहाँ देते हैं? बैतुल माल को देते हैं। तो एक बैंक वाली ज़कात भी आप माइनस कर सकते हो यहाँ पे, और दूसरी जो आपने खुद से ज़कात पे की, तो इसके लिए मैंने आज तक नहीं देखा कि उसने पकड़ लिया हो, उसने कहा कि भाईजान आए ना आप बताएं कि आपने ज़कात पे की है, तो इसके कोई सबूत वगैरह दें, ठीक है। और आपकी माकूल ज़कात है जो बनती है उसके मुताबिक आप देंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस जिसने देनी है वही दे, जितनी बनती है उतनी दे, ठीक है। फिर क्यों अगेन ज्यादा लिख लेंगे सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, ये ज़कात देंगे इसलिए कि टैक्स हमने बचाना है, तो फिर तो हमारा भी और आपका भी अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है। तो ज़कात आप दीजिए, ठीक है, लेकिन टैक्स इस चीज का फिर बेनिफिट भी आपको देता है। इसको फिर हम ये कहते हैं ज़कात देने से आपकी टैक्सेबल इनकम कम होती है। क्या होती है? टैक्सेबल इनकम कम होती है। एक और भी चीज है जिसके साथ लोग मिक्स करते हैं, एक मिनट जी, वो क्या चीज है? यहाँ पे बाद में बढ़ाना है, वैसे अभी बढ़ा देता हूँ, लग आता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ। टैक्स क्रेडिट फॉर चैरिटेबल डोनेशन, एक डोनेशन होती है, इसके लिए सेक्शन 61 है। पहले ज़कात के लिए सेक्शन है 60D की बात कर रहा था, यहाँ पे सॉरी 60 की बात कर रहा था। किसकी? सेक्शन है 60 की बात कर रहा था। और टैक्स क्रेडिट के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 60 की। नॉलेज की बम्बार्डमेंट में नहीं जाना, ये चीजें 4-5 दफा बढ़ाऊंगा, ठीक है। सर सेक्शन 60 और 61 में क्या फर्क है? 60 में ज़कात, ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980। यहाँ पे कानून के अंदर एक है 13 शेड्यूल, 13वां शेड्यूल, ठीक है। 13 शेड्यूल में डिफरेंट गवर्नमेंट के और कुछ अदारे लिखे गए हैं जो एनजीओ के तौर पे काम करते हैं। मिसाल के तौर पे आपका एजी फाउंडेशन है, जेडीसी फाउंडेशन है, आपका नावे शौकत खानम है, इस तरह के बड़े सारे आपको अदारे मिल जाएंगे जो कानून के अंदर लिख दिए गए, आप उनको पैसे दें। तो हम ये नहीं कहते कि आपने ज़कात पे किया, ज़कात पे करेंगे अगर वाकई वो ज़कात के तौर पे पे कर रहे हैं और आप वाकई ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस से अलाउ करते हैं इन अदारों को पे कर सकते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर तो आप पे कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज अगर पे कर लेंगे तो हम लिखेंगे डिडक्टिबल अलाउंस में। कहाँ लिखेंगे? डिडक्टिबल अलाउंस में। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं मैंने डोनेशन पे किया, तो आपने कहाँ पे लिखना है? सेक्शन 61 में। अब इससे आपको फर्क क्या आएगा, वो मैं फर्क बजाय कि पहले एक्सप्लेन करूं, पहले मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। मैं एक दफा के लिए आपको दिखाता हूँ। ज़कात 1 लाख लिखने से आपका टैक्स कितना आ रहा है? 4,20,000। अब मैं यहां से ज़कात नहीं दी, मैंने क्या दी है? डोनेशन दी है। क्या दी है जी? डोनेशन दी है। डोनेशन के केस में क्या कोई फर्क आएगा या सेम रहेगा? अभी आपको समझ आ जाएगी। 4,20 के बजाय कितना आ रहा है आपका? 4,45 ही आ रहा है, लेकिन आपको 14,000 का बेनिफिट मिल रहा है। कैसे मिल रहा है इसको एक दफा परेशान नहीं हो। इसका मतलब ये है कि 14,000 मजीद माइनस कर दें, टैक्स क्रेडिट मिला ना, ठीक है। अभी नहीं समझ आई तो खैर कोई मसला। 4,45 में से हमें फायदा कितना मिला है? 14,654 रुपए का फायदा मिला है। पहले कितना फायदा मिल रहा था? 4,45 से कितना? 4,20, 25,000 का। और अब कितना फायदा मिल रहा है?
14,654 रुपए का। इसका मतलब ये है कि ज़कात की वजह से आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है और डोनेशन की वजह से कम मिलता है। अगर जो डोनेशन की वजह से मिलता है उसको हम कहते हैं क्या मिला है हमें, टैक्स क्रेडिट। उसमें हम टैक्स क्रेडिट नहीं कहते, हम कहते हैं हमारी इनकम ही कम हो गई है, हमारी इनकम ही कम हो गई। जो उसने लिखी थी इनकम यहाँ पे, उसको 1 लाख उसने कम कर दिया था। उसने क्या किया था, अपनी इनकम को 29,20 से उसने क्या कर दिया था, यहाँ पे 28,20 कर दिया था। बात हजम हो रही है थोड़ी सी? शाबाश, वो डिडक्टिबल अलाउंस है ज़कात। शाबाश, डिडक्टिबल अलाउंस से क्या करते हैं, हमारी इनकम को खा जाते हैं, कम कर देते हैं। जबकि हमारा जो टैक्स क्रेडिट होता है वो हमारे उसको नहीं खाते किस चीज को, इनकम को, बल्कि वो कहते हैं पहले टैक्स मालूम करेंगे, उस टैक्स में से फिर आपको एक फार्मूला है ए और बी मल्टीप्लाइड बाय सी, उसको परेशान नहीं करता, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपका टैक्स क्रेडिट खुद मालूम होता है। तो यहाँ पे एक चीज तो आपको वाजह होगी कि टोटल इनकम सब हेड्स ऑफ इनकम को क्लब करके आती है, डिडक्टिबल अलाउंस उसमें से माइनस होते हैं, फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आती है, और टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स मालूम होता है। जब मैंने ज़कात नहीं लिखी थी तो टैक्स ज्यादा था, जब ज़कात लिख दी तो टैक्स हमारा कम हो गया। ठीक है, फिर ज़कात में और इसके जो डोनेशन है उसमें फर्क होता है, ये भी आपको आई बिलीव थोड़ा सा क्लैरिटी हो गई होगी, हुई है कि नहीं जी? एक तो ये ज़कात जैसे डोनेशन में है वो बीवी को देंगे तो उनकी रिसीट प्रूफ हो सकती है, ठीक है। ज़कात के अंदर क्या ऐसी कोई चीज है? दूसरी ये कि जो आपने कैलकुलेट की है इन्होंने, उसमें 600,000 को तो नहीं अमाउंट में लिया होगा ना टोटल इनकम? वो सब मालूम करते हुए वो माइनस कर देते हैं खुद ब खुद ही, वो समझदार लोग हैं। अगर आपको मैं साबित करता हूँ, इन्होंने कहा 6 लाख तक टैक्स नहीं है सर, 6 लाख का उसमें टैक्स शामिल तो नहीं हो गया? मैंने कहा अभी देख लेते हैं। उसने कहा था 6 लाख से ज्यादा होगा 15% टैक्स लगेगा। मैं अभी एक काम करता हूँ, सारी इनकम्स को डिलीट करता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। वैसे ये रेट 24 के लगे हुए, अभी रेट वो मैंने आपको 25 के दिखाया यहाँ पे। मैं 9 लाख लिख देता हूँ। कितना लिखा जी? 9 लाख। प्रॉपर्टी में भी कुछ आ रहा है। क्या ये टैक्स आपका टैक्स क्रेडिट के अंदर कुछ और भी आ रहा है? डिलीट कर लो। सर आप मालूम कीजिए 3 लाख का 5% मालूम कीजिए कितना बनता है? 15 बनेगा। ये है अभी 2015 के अकॉर्डिंग, पिछले साल ये 2.5% था। मैं आपको इस चीज को कानून से दिखा भी देता हूँ सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए। ये ब्लू में रेट आ रहा है, ये अभी वाले, ये सॉरी ये नीचे, ठीक है। पिछले साल रेट क्या था, ये पिछले साल के टेबल है। ये कैसे देखते हैं आपको सारी चीजें इंशाल्लाह मेरे साथ जब चलेंगे, टाइम लगेगा आपको यहाँ पहुंचने में। सॉरी, ये क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग ये टैक्स इसने सही निकाला हुआ है गलत निकाला हुआ है? तो 6 लाख उसने इग्नोर किया हुआ है। 3 लाख के ऊपर गया, शाबाश, 3 लाख के ऊपर किया है, क्योंकि 9 लाख है, 9 में से 6 निकाल दिया, बाकी 3 लाख के ऊपर निकाला गया। 3 लाख एक्सीड किया ना। शाबाश, 3 लाख यानी कि 6 लाख से ऊपर 3 लाख है, यानी कि 9 लाख मैंने अपनी इनकम बुक की जानबूझ के। तो इनकम 6 लाख से ऊपर कितनी है? 3 लाख। 3 लाख का 2.5% कितना बना? 7,500 रुपये। यानी कि पोर्टल इतना समझदार है कि वो कानून को फॉलो करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं इस पोर्टल को थोड़ा सा मजीद वापस आता हूँ। ज़कात में वो इनकम में हमारा तो क्रेडिट में जो डोनेशन आ रही उधर अगर हम डोनेशन करते हैं तो वो आपको टैक्स में क्रेडिट देता है। क्यों ये फर्क है?
आप सर जब कानून पढ़ेंगे, कानून में लिखा है, जब मैं जब कोई बात करेंगे मैं कहूंगा सर इसको सेक्शन 61 को पढ़े, सेक्शन 60 को पढ़े। सेक्शन 60 में कहता है, मेरी बात सुनिए, वो कहता है ये डिडक्टिबल अलाउंस। हमने कहा डिडक्टिबल अलाउंस क्या होता है? उसने कहा जाके पढ़ो सेक्शन 9 को। हमने सेक्शन 9 को पढ़ा, उसने कहा टोटल इनकम में से ये चीजें निकाल देते होते हैं। उसने सिर्फ ज़कात की बात नहीं की, उसने कहा डिडक्टिबल अलाउंसेस ऐसी चीजों को कहते हैं। अगर आप कहेंगे सर कौन कौन सी ज़कात के अलावा भी कुछ है, मैं कहूँगा जी। आप कहेंगे कौन कौन चीजें हैं? सर एक ज़कात शामिल नहीं है, एक ज़कात शामिल है नंबर 1, एक वर्कर्स वेलफेयर फंड। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा सिर्फ समझाने के लिए, ज़कात पे कर रहे होते तो हमारी इनकम को कम कर रही है, ठीक है। वर्कर्स वेलफेयर फंड भी मैंने पे किया, ये मेरी टर्न ओपन हुई है, समझो ये फॉर्मेट मेरे, मैंने अपना लॉगिन किया। सर आपने वर्कर्स वेलफेयर फंड पे किया, लग ये रहा है कि आपने मुलाजमीन की वो वेलफेयर के लिए नहीं, ये कुछ कंपनियां, अभी मैं उसको बढ़ा नहीं रहा, एक वर्कर्स वेलफेयर ऑर्डिनेंस है 1971, उसके तहत कंपनियों ने एक फंड बनाया होता है, एक अकाउंट खोला होता है जिसमें एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए एक हिस्सा एम्प्लॉयर डालता है और एक एम्प्लॉय डालता है। जो एज एन एम्प्लॉय मैंने हिस्सा डाला तो उसको यहाँ पे माइनस कर लो ताकि मेरा टैक्स ही कम वैल्यू पे बने, ठीक है। तो अब ये चीज हर बंदे की रेलिवेंट नहीं होगी, हो सकता है किसी बंदे ने कभी पता ही ना हो, कभी सुना ही ना हो, तो इसको फिर आप इग्नोर कर दीजिए। हाँ ये पॉइंट आपके लिए अहम हो सकता है। सर ये क्या पॉइंट है, ठीक है सर, इस ज़कात के रजिस्टर्ड फर्म को देनी होगी क्या? नहीं जी अली साहब, मैंने अभी कहा है मोहम्मद अली साहब, ज़कात के लिए तो भाई ज़कात एंड रूल्स ऑर्डिनेंस को आपने पढ़ना है, वो जिसको कहेगा वहां पे कोई रजिस्टर्ड अदारे का जिक्र नहीं है, ठीक है। अगर है तो आप उसको देख लें, अगर है तो उसको फॉलो कर लें। हाँ डोनेशन जो है वो रजिस्टर्ड अदारों को है, डोनेशन जो है वो रजिस्टर्ड अदारों को। सर इसका तो प्रूफ भी साथ देना पड़ता है। डोनेशन के लिए आपको देना पड़ता है, डोनेशन के लिए आपको यहाँ नहीं देना, यहाँ पे तो समझे सर सेल्फ असेसमेंट है। मैं रिटर्न फिल करता हूँ, मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप याद रखिए कि सिग्नल आप तोड़ देते हैं, ठीक है, आपको कोई बंदा नहीं देख रहा, बच गए। फर्ज करें कि वो अगर ये सेफ सिटी के जरिए हमारे घर चलान आ जाए तो बाद में आ जाए, यहाँ पकड़ेगा, ठीक है। और फर्ज करें सेफ सिटी बांधे तो हमारे घर चलान भी नहीं आएगा, बचत होगी, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से मैं रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई फनकारी 2 नंबरी, इसमें कुछ ड्रामेबाजी कर देता हूँ। अगर ऑडिट में मैं पकड़ा गया तो पकड़ा गया, अगर नहीं पकड़ा गया तो नहीं पकड़ा गया, ठीक है। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर रिटर्न फाइल करने का जो मैकेनिज्म है उसको कहते हैं सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म। सर सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म क्या होता है? जिसमें आप खुद से अपनी चीजें गवर्नमेंट के सामने रख रहे होते हैं, ठीक है जी। ऑडिट को अभी छोड़ दें, अभी ऑडिट का जिक्र नहीं करना, ऑडिट जब आएगा बताऊंगा। अभी हम रिटर्न बनाने की बात कर रहे हैं, जब ऑडिट की बातें करूंगा जब रिटर्न सबमिट हो जाएगी उस वक्त, ठीक है। बच्चों की तालीम के खर्चे भी आपको माइनस करने की इजाजत है। ये सर किसने कहा? सर आपको इस चीज की इजाजत दी किसने? सेक्शन 60D ने। उसने कहा अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसकी टैक्सेबल इनकम 15 लाख से क्या हो, कम हो, ज्यादा ना हो, 15 लाख से उससे कम हो, वो बच्चों की तालीम के अखराजात भी माइनस कर ले, जैसे ज़कात आप माइनस कर रहे तो वो भी माइनस कर ले। इसका मतलब है इसकी वजह से हमें टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ये भले आप लिख के देखिएगा, जैसे ज़कात ने आपको टैक्स क्रेडिट दिया था, सॉरी डिडक्टिव अलाउंस, टैक्स क्रेडिट गलत हो जाएगा, जैसे आपको वो बेनिफिट मिला था ज़कात के केस में आपकी टैक्सेबल इनकम कम होने से, इस तरह से इस केस में भी आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। लेकिन शर्त एक है कि आपके पास आपकी इनकम 15 लाख से कम होनी चाहिए, टैक्सेबल इनकम, नंबर 1। नंबर 2 पे उसमें फार्मूला दिया गया, उसने लिखा गया कि हर बच्चे का 60,000 रुपए और आपके बच्चों की जो फीस पे होती है उसका 5%, इन दोनों फिगरों में से जो रकम छोटी आएगी वो आप माइनस कर सकते हैं। फर्ज करें कि मैंने बच्चों की तालीम का खर्चात 7 लाख पे किए हैं, 7 लाख यहाँ माइनस कर दूंगा, फर्क क्या 13 लाख इनकम हो तो बाकी मैं कहूँगा 6 लाख पे टैक्स ही नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने एक फार्मूला दिया, उन्होंने कहा कि कितना ट्यूशन फीस का 5% वर्सेस 60,000 रुपए और वर्सेस जो आपने फीस पे की है, इन तीनों में से छोटी जो रकम बनेगी, ये कहाँ पे लिखी गई है? सेक्शन 60D के अंदर। यानी कि क्या मैं सब माइनस कर लूं? नहीं, 2 बच्चे हैं, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2 1,20,000 रुपए, मैंने फीस पे किया, फर्क है 7 लाख, उसका 5%, ठीक है। जब माइनस करूंगा तो इनमें से 7, अगर 7 लाख भी लिख लूं, तीनों को करूंगा कंपेयर, जो रकम छोटी आएगी वही माइनस करनी है और माइनस नहीं करनी। ये भले आप इसको 60D को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बच्चों के लिए या सिबलिंग्स के लिए? नहीं सर सिबलिंग के लिए नहीं, बच्चे,
इसको आप पढ़ेंगे तो कहेंगे बच्चों की तलीम के खराजात, सिबलिंग्स की बात नहीं हो रही, ठीक है। ज़कात की बात अगेन सर, प्रूफ मैं नहीं समझता कि ज़कात का प्रूफ दिया जा सकता है। ज़कात आप गरीब गुरबा को पे करते हैं, अब ये नहीं कहेंगे चलो जी बैंक अकाउंट हमें चाहिए। हाँ, अगर आप उसको कहते हैं भाई जा जैज कैश अकाउंट खुलवाओ उसमें पे करूंगा, वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कोई मुमकिन मेरे हिसाब से मैंने नहीं देखा आज तक, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। और बेसिकली आपके सवाल में ये आता है वो हमें पकड़ लेगा। कई लोग ऐसे करते हैं कि हम अमाउंट को ज्यादा से ज्यादा ज़कात लिखे, मैं कहता हूँ भाई एसेट्स की बेस पे लिखनी है, उस कानून को मद्देनजर रखना है, ठीक है। तो सर इसकी भी कोई लिमिट है या नहीं, जिसका ये किसकी? जिसमें एजुकेशनल सर वो लिमिट बता दी ना, 60,000 रुपए के बाद बच्चा 5% उसकी ज़कात नहीं। ज़कात सर अगेन जो आपके पास एसेट्स हैं उसके 2.5% ज्यादा तो हो ही नहीं सकती। ज़कात एंड दूसरा ऑर्डिनेंस मना करता है, ठीक है। 15 लाख की लिमिट कहाँ लिखी? सेक्शन 60D में लिखी है। फार्मूला सेक्शन 60D को पढ़े, कल पढ़ के आए, नहीं समझ आएगा भाई जिम्मेदार है पढ़ाने का दोबारा। 15 लाख से ज्यादा हो एजुकेशन एक्सपेंस नहीं मिलेगा, फिर पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, कहाँ पे लिखने अभी भूल जाए जी। सर ये फिर अभी ये बात समझिए कि अगर 2.5% से ज्यादा ज़कात हो फिर उसमें लिखना होगा। अगर लिखे 2.5% से ज्यादा ज़कात पे करते हैं या चैरिटी करते हैं फिर हम उसमें लिखेंगे टैक्स क्रेडिट का। नहीं, वो अगर पे करते हैं लेकिन फिर अगेन अप्रूव्ड अदारे को देना, हर बंदे को नहीं देना। अभी रुक जाए यहाँ पे नहीं लिखेंगे। रुक जाए भाईजान, एक बात याद रखें, डोनेशन देने के लिए उन्होंने 1 मिनट लें जी, उन्होंने कहा बेसिकली थोड़ी दुश्वारी इसलिए हो रही है कि हमने साथ ये कानून वाले पंगे भी साथ ले लिए हैं। वो कहता है a person shall be net tax credit in respect of tax paid or any sum paid or property given, property भी आप दे सकते हैं by a person in tax year as a donation, ठीक है। अब इस सारी चीजें करने कराने के बाद उसने आपका एक मिनट दे दी, यहाँ से इंडेक्स से चले जाते हैं। एक एक चीज इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। कौन सा ही? द 13 शेड्यूल। सात सौ इकहत्तर क्यों नहीं आ रहा भाई? लो जी सर, ज़कात डोनेशन देने के लिए कौन सा शेड्यूल है? 13 शेड्यूल है। इसमें आप यहाँ से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से अल-शिफा ट्रस्ट, फातिमा कौन सा जी, फतमीद फाउंडेशन बनी क्या आ रहा है, ICIC फाउंडेशन, ठीक है। ये आप देखना शुरू, अच्छा ब्लड डोनेशन वाले, ठीक है। ये कितने अदारे हैं जी? लो जी मुबारक को, इन्होंने एक और भी बना दिया, फिल्म एंड ड्रामा फाइनेंस फंड। इनको भी आप पैसे दीजिए तो आपको किसी बड़े का होगा ना, ठीक है, तभी वो उसको देने पे भी डोनेशन मिल रहा है, वो टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, ठीक है। ये अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है सारे, देखिए प्राइम मिनिस्टर स्पेशल फंड फॉर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, फिलहाल खिदमत फाउंडेशन, ये देखते जाइए। लाहौर यूनिवर्सिटी लम्स को दें जी, डोनेशन लम्स को दें, ठीक है, आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अखुवत को दें, ठीक है, ये तो चलो समझ आती है। बस यहाँ पे देखते जाइए, आपको समझ आ जाएगी। आप माशाल्लाह सारे समझदार लोग हैं, इनको हम देंगे। हाँ नहीं यार, नहीं मैं नहीं ठीक, हाँ ठीक है जी। क्या चीज? ये सब ज्यादा जायज है, पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फाउंडेशन जी सर। कोई भी रिलीफ फंड बनाया जा सकता है या वेलफेयर फंड बनाया जा सकता है, ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट बनाए। डैम फंड है ये, बस उन्होंने जेनेरिक कई लफ्ज ऐसे हैं, वो लफ्जों की जो कहते हैं ना मार देना, ये उसने एक ऐसा लफ्ज लिखे, कल को कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी गवर्नमेंट आए और कोई भी वो रिलीफ फंड या फिर कोई वेलफेयर फंड एस्टेब्लिश करे, देखना नीचे कोई आज ना जाए। अब सर इसका मतलब ये है कि डोनेशन और आपकी ज़कात में
फर्क होता है, ठीक है। डोनेशन सिर्फ हमने सलाम वालेकुम सर। अदारों को देनी है और वो अदारे कहाँ पे लिखे गए हैं, 13 शेड्यूल के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है सर, एग्रीड। सर और इसकी वजह से आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, क्या मिलेगा जी, टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, चले अब सर थोड़ा सा और आपको तंग करते हैं, वापस आते हैं नॉर्मल रिटर्न, ठीक है। नॉर्मल रिटर्न हमने कहा सैलरी के अलावा किसी भी सोर्स ऑफ इनकम से आए, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम या हेड ऑफ इनकम कह देते हैं, हेड ऑफ इनकम से आपकी इनकम आए एक्सेप्ट सैलरी। सैलरी के अलावा कैपिटल गेन हो सकता है, अदर सोर्स हो सकता है, प्रॉपर्टी इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कहाँ पे जाएंगे हम लोग, नॉर्मल रिटर्न। अगर आपकी 75% उससे ज्यादा आए, कहाँ से, सैलरी से। लेकिन सैलरी का रिटर्न फाइल करने की जरूरी ये है, प्रॉपर्टी और बिजनेस इनकम शैल बी 0। अगर 1 रुपए की प्रॉपर्टी या बिजनेस इनकम आ गई तो आप सैलरी का रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। अच्छा, बेसिकली ये मैं आपको टेम्पलेट चूज करने की बात कर रहा हूँ, कानून ऐसा नहीं है। कानून ने कहा आपके ऊपर रेट कौन से लगेंगे, दोबारा से दो सोचिए। उसने कहा था कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम 75% उससे ज्यादा सैलरी से आएगी तो ये रेट लगेंगे जो सैलरी वाले थे पूरी इनकम के ऊपर। मैं इसको यहाँ पे पोर्टल पे दोबारा समझाता हूँ, बोर तो नहीं हो गया वैसे, सारे लोग इतने सीरियस हुए हैं, या तो एंजॉय कर रहे हैं या कह रहे हैं कि यार तो ज्यादा है पक्की बात है, वजन नहीं। इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, मैं जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ, यहाँ पे खड़ा हुआ के मतलब आप जब निकलेंगे ना, कहीं बैठेंगे, आप वकील हो या ना हो, आप प्रैक्टिस करें या ना करें, कम से कम आप अपने रिटर्नों में 50 गलतियां पकड़ने शुरू हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा यार हमारे साथ कौन क्या करता रहा है, ठीक है। चलें जी, आमिर भाई तो ऑनलाइन भी एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत वाली बात है। अच्छा जी, सर बता देता हूँ सारा। ये साहब कहते हैं सर एजुकेशन एक्सपेंस, सर बच्चों की तालीम के अखराजात, अगर आपकी टैक्स इनकम 15 लाख से कम है, बच्चों की तालीम के अखराजात आप यहाँ पे माइनस कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ ऊपर ज़कात लिखा तो यहाँ माइनस करोगे, आपकी डिडक्टिव अलाउंस 2 लाख हो जाएंगे अगर लाख ज़कात हो, तो आपकी टैक्सेबल इनकम 2 लाख से कम हो जाएगी। सर ये तो बहुत ज्यादा होते हैं, आप जिसके 4-5 बच्चे। नहीं नहीं सर, गेन कैप है ना, फिर आप पुरानी बातें नहीं सुनी आपने। मैंने कहा था ये देखो, याद रखो, मैं आपको रेफर करता जाऊंगा और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि कभी भी आप किसी पूछने की जरूरत नहीं है। ये कल को सेक्शन डिलीट हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी। ये देखो इसने कंडीशन लगा दी, ये शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल ट्यूशन फीस। जिसने फीस पे किया उसका कितने परसेंट है, 7 लाख फीस पे किया उसका 5% निकाल लो, नंबर 1। नंबर 2, 25% ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम, अपनी टैक्सेबल इनकम का कितने परसेंट निकाल लो, 25%। तीसरे नंबर पे 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 बच्चे, 3 लाख। इन तीनों में से फिर कौन सी फिगर आएगी जो लोअर ऑफ आएगी, क्या वो 25% आती है, क्या वो 60,000 वाली फिगर आती है, ये आती है। एक फिगर माइनस करनी है। मैं आपको सिर्फ शुगल दिखाने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कहता हूँ बच्चों की तालीम के 7 लाख खर्चे पे किए, लिखने के लिए, ठीक है, 7 लाख कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे कॉलम आ रहा है एडमिजिबल, एक आ रहा है इनएडमिजिबल, ठीक है। प्रोवाइड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, अच्छा यहाँ पे कहता है बच्चे बताओ, ठीक है, मैंने कहा 2 बच्चे हैं, मैंने क्या लिखा, 2 बच्चे हैं। यहाँ पे एडमिजिबल पे जाके देखो कितना आया, इनएडमिजिबल कितना कर दिया। ये नहीं कि उसने कहा कि पर बच्चों के साथ से उसने इसका लोअर ऑफ लिया है, इसका उसने 5% लिया है, मालूम करके देख लो, ठीक है। यहाँ पर 5% लिखना पड़ेगा या 5 हम टोटल लिखेंगे, खुद उसको पता है कि वो सेट कर लेगा, ठीक है। हाँ खुद यही किया उसने, ये लिखने से उसे ये खुद ब खुद ही किया, आपके सामने है ना, ठीक है। बस लिख लो फिर, जहाँ पे हम इतनी 2 नंबरियां कह लेते हैं कि 2 नंबर ये भी सही नहीं, आपसे वो मांग सकता है, अभी नहीं मांग रहा, जब आपको बुलाएगा कभी उसको आपसे प्यार हो जाएगा, कहेगा आओ भाई ये आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आप कहते मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, ठीक है। तो ये चीजें नहीं करनी,
लो जी, ऑनलाइन वाले मेरा ख्याल है ज्यादा हो गया। अच्छा सर, अब हम डिस्कस करते हैं सिर्फ समझने के लिए। अब एक बात देखिएगा, सारी चीजें मैं एक दफा डिलीट कर लूं ताकि जीरो से समझाऊं, आपको ज्यादा बेहतर समझ आए। सर मैंने रिटर्न से सब कुछ डिलीट कर दिया, सब कुछ मतलब सब कुछ, ठीक है। अच्छा जीरो कर दिया। सर प्रॉपर्टी इनकम, सेल इनकम कहाँ से भैया, लहदा बैठा दूंगा, इस तरह बातें जाए नहीं। तो 9 लाख लिखा, ठीक है। रेट उसने कौन सा लगाया था, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। रेट उसने कौन सा लगाया आपका, एक मिनट जी, सैलरी 9 लाख, डिडक्टिबल अलाउंस को भी निकाल दीजिए। बच्चों की तालीम वाला डिलीट नहीं हुआ। सर ये देखिए 9 लाख इनकम है, कोई डिडक्टिबल अलाउंस नहीं है, वही टैक्सेबल इनकम है। एक दफा डिडक्टिबल अलाउंस साइड पे कर दिया है, हमें समझ आ गया, एक दफा उसको साइड पे कर दिया, वही टैक्सेबल इनकम है। टैक्स कितना है, 5%। हाँ जी 5%, नहीं 2.5%, ये 2.5% वाला है, ये 5% तो अभी चाह रहा है जो अभी हम टैक्स ईयर में है। ये रिटर्न है तो हम पुरानी फाइल कर रहे हैं, फर्ज करें, ठीक है। अभी मैं इसी को बिजनेस में पुट करता हूँ, कहाँ पे, बिजनेस में आ गया हूँ मेरे दोस्तों। उसी इनकम को दोबारा से आके मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने 9 लाख को सैलरी के बजाय बिजनेस में लिखा। अब आपका टैक्स कितना हो गया, अब आपका सैलरी वाला स्लैब आपके ऊपर नहीं लगा, आप कौन सा स्लैब लगा, नॉर्मल का लग गया, ठीक है। और ये नॉर्मल का लास्ट टाइम का अगर हम देखना चाहेंगे तो लास्ट टाइम का हम देखते हैं, कहाँ पे मैं खोलता होता हूँ 242 सेक्शन, जहाँ पे ऑर्डिनेंस खत्म होता है। जहाँ पे ऑर्डिनेंस खत्म होगा तो यहाँ से आगे रेट स्टार्ट हो जाएंगे, जहाँ रेट स्टार्ट होंगे ये अभी टेबल है, इससे पहले जो टेबल था वो कौन सा था, वो ये वाला था, ठीक है। जब आपकी इनकम 15,000 फिक्स लगेगा और जो इनकम उससे ज्यादा होगी, किससे, 8 लाख से ज्यादा होगी, उसके ऊपर कितना रेट लगेगा, 15%। अभी आपने ये कानून का नहीं, ये जी आप कैसे 1 मिनट में निकाल लेते हैं भाई, मेरी प्रैक्टिस है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी मेरे साथ जब चलेंगे थोड़ी सी क्लासेस में। 30,000 फिर उसने सही निकाला है, 15,000 एक और 15,000 9 लाख से ऊपर जो था, 8 लाख से ऊपर था 1,30,000, तो पोर्टल पे टैक्स सही निकला हुआ है। पहले टैक्स कितना था, 7500। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम जब चेंज हुआ तो रेट दो किस्म के थे, सैलरी का रेट उसने छोड़ के कौन सा रेट लगा दिया, नॉर्मल। अभी इसी को अगर मैं शिफ्ट कर दूं सिर्फ डिस्कशन के लिए, सिर्फ डिस्कशन के लिए, यहां से उठा के, सॉरी, यहां से उठा के, बिजनेस से उठा के, मैं मेरे दोस्तों इसको कैपिटल गेन पे लिख देता हूं। अब भी आप टैक्स देखेंगे तो टैक्स सेम होगा, अब भी आप टैक्स देखेंगे तो टैक्स सेम होगा। इसको अदर सोर्स पे डाल देना, इसको प्रॉपर्टी इनकम में डाल देना। प्रॉपर्टी में अगेन कुछ एक्सपेंस माइनस करेगा तो इसलिए मैंने वहां डाला। यानी कि सैलरी के अलावा किसी भी हेड ऑफ इनकम में डालना है तो उनका रेट ऑफ टैक्स सेम है। कौन सा रेट है, नॉर्मल टैक्स है, क्या है। चलो एक और शुगर करते हैं, इनकम में इतनी रखना चाहता हूँ, आपको पता चले, मैं साथ साथ नॉर्मल टैक्स भी आपको समझो करवा दिया है, सैलरी का टैक्स भी करवा दिया, ठीक है। रेट जो है ना हल्के फुल्के। सर मैं सैलरी लिखता हूँ 4.5 लाख, कितनी सैलरी, 4.5 लाख, और 4.5 लाख की बिजनेस इनकम लिख देता हूँ, 4.5 लाख की बिजनेस इनकम लिख देता हूँ। फिर मैं जब इसका टोटल करता हूँ, अब टैक्स देखो, अब नॉर्मल आया। अच्छा ये क्या हमारी अब भी नॉर्मल आ गया, सर दोनों से थी, क्योंकि हमारी इनकम 75% को क्रॉस नहीं की। अगेन नॉर्मल टैक्स नहीं लगा, और नॉर्मल टैक्स लगा, सैलरी का टैक्स नहीं लगा। अब इनकम को हम 9 लाख ही रखते हैं, हम इसको लेके जाते हैं कहाँ पे,
75% तक लेके जाते हैं सैलरी में, और बाकी 25% कहाँ पे लेके जाते हैं? बिजनेस में। देखने के लिए क्या सैलरी का रेट लगता है? $6.75। थैंक यू। बाकी कितनी बनेगी? 2.75, 2.25, सॉरी। बिजनेस में अभी भी उसने 75% के ऊपर भी, हालांकि इसको चेंज कर देना चाहिए था, उसने नहीं किया। अभी हम ₹1 का और फर्क डालते हैं। नहीं नहीं, वो अभी मैंने नॉर्मल खोला हुआ, मैंने सैलरी के ऊपर किया ही नहीं। अभी हम रेट की सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी हमने फॉर्मेट को चेंज ही नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे चले ₹1 बढ़ा देते हैं, 7501, और वहां से ₹1 को कम कर देते हैं, 200, 224, ज्यादा हो गया। क्या हुआ था? गलत कर दिया? अच्छा सॉरी भाई, 224 ये था। चले, अब यहाँ पे 9 लाख से 8 लाख से ऊपर चला गया ना किसमें? 8 लाख वाली स्लैब से नहीं, 8 लाख वाली से बिल्कुल ऊपर चला गया। 15% एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, 15,000 वाले साल। एक मिनट। हम 76% कर देते हैं, ज्यादा हम उसको जाते नहीं है। 76 पे कितना आता है जी? 9 लाख का 76%। चले 684 पे ले जाते हैं, ताकि बाकी भी मालूम कर लो। इसके ऊपर एक अच्छा खासा एक कंसेप्ट डिलीवर करना। 216, 216। अच्छा, 216 किया। अब सर देखें, 675 और दूसरा 216, और टैक्स का रेट क्या लगाया उसने? आपका सारी इनकम के ऊपर, सारी इनकम के ऊपर, टोटल इनकम करके आप इसको अगर गौर देखेंगे, अब इनकम थोड़ी सी ये 9 से कम हो गया, हम 9 इनकम पूरी कर दें भाई। अच्छा नहीं, वो चेंज नहीं हुआ था, सॉरी। वो कितना था? 6, सॉरी ये चेंज ही नहीं हुआ था। क्या रेट लगा हुआ है सैलरी का? अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट डिलीवरेबल है वो ये है कि अगर आपकी इनकम जो ही 75% को क्रॉस करेगी, तो आपकी सारी इनकम के ऊपर कौन सा रेट लगेगा? सैलरी। और अगर 75 से 1% भी कम है, तो सारी इनकम पे कौन सा रेट है? नॉर्मल। सारी रेट इनकम के ऊपर कौन सा टैक्स है? नॉर्मल है। यानी कि आपने फिर ये याद रखना है कि रेट कैसे लगते हैं। सैलरी के अलावा, सैलरी को तो छोड़ दें तो हमारे ऊपर नॉर्मल लगेंगे। अगर सैलरी आ गई और 75% से ज्यादा आ गई, तो सारी इनकम के ऊपर नॉर्मल। और अगर 75 से 1% भी कम हुई, सॉरी 75 से 1 भी कम हुई तो नॉर्मल, अदरवाइज 75 से ज्यादा होगी तो सैलरी के रेट लगेंगे। ये वाली बात दोबारा से एक लम्हे के रिपीट करूंगा कि आपने पूरी टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम देखनी है। उस टैक्सेबल इनकम में देखना है कि सैलरी कितने परसेंट है। सैलरी 75% से ऊपर आपने कर दी, तो क्या समटाइम ये भी हम करते हैं कि यार इस बंदे की सैलरी नहीं छेड़ सकते, सैलरी को यहीं पे रहने दो, तो कोई 1-2% क्या करो, जो बाकी सोर्स ऑफ इनकम है वहां पे कम कर दो, ताकि इसके ऊपर स्लैब ही कौन सा लगे? सैलरी का स्लैब लगे। ठीक है, ये हमने जेहन में रखना होता है। और एक और चीज यहाँ पे बता, लास्ट चीज आज की, वो ये है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि या तो ज्यादा सीरियस हो गए या फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, एक ही चीज है। अच्छा जी सर, लास्ट चीज, इनकम टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमुलेटिव इनकम या टोटल इनकम बेसिस। ठीक है, टोटल इनकम नहीं कहना चाहिए, वैसे तो कहना चाहिए टैक्सेबल इनकम।
लेकिन अभी हम डिडक्टिबल अलाउंस को इग्नोर करके हम कहते हैं टोटल इनकम के बेस पे। कैसे? सैलरी पे 6 लाख तक टैक्स हमारा एप्लीकेबल ही नहीं है। 6 लाख सैलरी लिखी, ये देख लो जाके, कोई टैक्स बना है? नहीं बना। अब 6 लाख यहां से डिलीट करते हैं एक लम्हे के लिए, और हम क्या करते हैं, इसको बिजनेस में लिखते हैं। टैक्स बना? चल के देखो, टैक्स आपका नहीं बना। अब मैं अगर 6 लाख दोनों में लिख दूं, 6 लाख और 6 लाख दोनों में लिख दूं, अब टैक्स बना? बन गया। और किस रेट पे बना? नॉर्मल रेट पे बना। क्यों? क्योंकि 50-50% है। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपका दिल करे तो उसको मालूम भी कर लीजिएगा, ये आपका अगर 12 लाख इनकम बन रही है तो आपका ये 75,000 टैक्स बनता है। फिर कैसे आया, इसको छोड़ दें दफा। इसका मतलब ये, हाँ 75% से कम हो गया। इसका मतलब ये है कि आपका जो पोर्टल का मैकेनिज्म है और कानून का मैकेनिज्म है टैक्स चार्जिंग का, वो क्या है, वो हम कंबाइन करके चल रहे होते हैं। हम क्या करके चल रहे होते हैं? कंबाइन करके चल रहे होते हैं। तो मेरे दोस्तों, अभी मतलब ये थोड़ी चीजें अभी ये 4-5 दफा जब रिपीट होंगी ना, तो इंशाल्लाह आपको अंडरस्टैंड भी हो जाएगी। मैं लॉ को रेफर जरूर करूंगा। कंसीडरिंग अगर आप कहें कि लॉ का एक लफ्ज पढ़ेंगे तो अगेन आप लोग भी आवाजार हो जाएंगे और सिलेबस भी बहुत एक्सटेंसिव हो जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे। लेकिन थोड़ी सी आपकी इनपुट चाहिए, अगेन चाहिए। तो आज की पॉइंट्स को मैं यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। इधर तो सर इनके पोर्टल में प्रॉब्लम है, किस? उसने इज इक्वल और लेस देन नहीं लगाया, उसने गलत किया क्योंकि 75 तक है। वो है वो सर, इसमें ना याद रखिए कि पोर्टल पे ना फिर हम थोड़ी सी फनकाई लगा लेते होते हैं। 1-2 रुपए जो मैं 1 रुपया डाल रहा था ना, उसको करना चाहिए था मैं 1 रुपया और डाल दूंगा, ये सही हो जाएगा। अगर आप 1 रुपया और डाल देंगे ना, सही हो जाएगा। अब यानी कि आपको डिलीवर करना है, ऑनलाइन भी बैठे हुए हैं, तो बस फिर मैं उस पर टाइम नहीं लगाना चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा चलो हम 76 पे चले जाते हैं। 76 ही को हाँ नॉर्मल जी, हम कैलकुलेट। हाँ जी। और क्या मतलब सर, ये आप पुरानी रिटर्न फाइल कर रहे हैं? नहीं, पुरानी नहीं, उस वक्त भी यही था। ये आज से कुछ साल पहले, बल्कि अभी तक पोर्टल में भी इनकी खराबी थी। पोर्टल में भी यहाँ पे लिखा हुआ आता था कितने % आता था। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी शायद खराबी हो। लास्ट वीक में ख्याल इन्होंने हटा दी थी। यहाँ पे आता होता था जी यही पे 50% वाली बात करता था, जो कि अब इन्होंने करेक्ट कर दिया। हाँ, यहाँ से हटा दिया इन्होंने। यहाँ पे लिखा होता था कि अगर आपकी टोटल इनकम का 75% है, और ये कब का खत्म हो गया, इधर नहीं किया था। नॉर्मल रिटर्न किसी भी हेड ऑफ इनकम से आए, अगर आपके पास सैलरी नहीं है तो हम कौन सी रिटर्न फाइल करते हैं? नॉर्मल रिटर्न में जाते हैं। सैलरी रिटर्न वाले रेट आपके ऊपर अप्लाई होंगे। भले आप नॉर्मल का टेम्पलेट उठा लीजिए, लेकिन नॉर्मल का टेम्पलेट मैं क्यों मना करता हूं? ताकि वो सैलरी वालों के साथ मिक्स ना हो जाए, ताकि सैलरी वालों के साथ मिक्स ना हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? सैलरी वाले में तो हम वो बिजनेस का ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अगर बिजनेस इनकम है या प्रॉपर्टी इनकम है तो ना चाहते हुए, भले मेरा सैलरी 90% है, मुझे नॉर्मल रिटर्न को फाइल करना है। क्यों? मैं अगर सैलरी वाले रिटर्न को फाइल करने की कोशिश करूंगा तो उसमें बिजनेस और प्रॉपर्टी का टैब ही नहीं आता। सर कैसे? 1 मिनट रुक जाए। यहाँ पे आए हम सैलरी के ऊपर। जब सैलरी का हमने टेम्पलेट खोलने की कोशिश की, डिलीट भी करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है। मैं पहले ड्राफ्ट से डिलीट कर दूं। सैलरी, यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है देखो। फिर प्रॉपर्टी गायब, बिजनेस गायब, कैपिटल गेन, अदर्स और बाकी सब कुछ अवेलेबल है। गायब क्या हुआ है? बिजनेस एंड प्रॉपर्टी। यहाँ पे चीजें अदर सोर्स आपकी इससे बढ़ जाती है तो वो उसको एज अ बिजनेस ट्रीट करके वो लगाता है। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा सर अगर कोई हम ऐसी फनकारी करें बिजनेस प्रॉपर्टी के बजाय, फर्ज करें अदर सोर्स में कुछ पैसे डाल दें, या वैसे ही अदर सोर्स में पैसे आए और वो सैलरी 75% कम हो, तो फिर क्या नॉर्मल रेट लगाएगा? तो मैंने कहना है कि बिल्कुल वो नॉर्मल ही लगाएगा। उसकी वजह क्या है कि सैलरी के अलावा सबके ऊपर लगता ही कौन सा रेट है? नॉर्मल रेट लगता है। आप 75 और उससे कम है तो आपके ऊपर नॉर्मल रेट ही लगने हैं। 75 को क्रॉस करें, ठीक है जी। अब आप लोग के सवालात ले लेते हैं, ठीक है जी। मैं ग्रुप में भेज दूंगा, बेफिक्र है, आज इंशाल्लाह ये शीट आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि सर हमें देखना है सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर भी। मैं मिसाल देता हूँ, समटाइम ये भी होगा, आगे चल के बढ़ाऊंगा, एक बंदे ने सैलरी के ऊपर सारा टैक्स पे कर दिया है,
बिजनेस का उसका अलग से टैक्स बनता ही नहीं है। लेकिन जब हम पोर्टल पे दोनों इनकम लिखते हैं ना, अच्छा खासा उसका टैक्स आ जाता है। वो कहता है मैं टैक्स देना ही नहीं है। हम कहते भाई टैक्स नहीं देना, फिर इनकम ना डिक्लेयर करो। इनकम डिक्लेयर करनी है, दोनों क्लब होके आएंगी। ये एटलीस्ट उसको अगर आप समझाते हैं, नहीं समझाती तो अलग बात है, लेकिन आपको तो पता होना चाहिए। सैलरी को जिनकी ऑलरेडी टैक्स कट रहा होता है, जिस तरह कुछ लोग कहते हैं कि वो करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे, बेफिक्र नहीं, सारा कुछ होगा। अभी तो ये स्टार्ट है। डोनेशन और ज़कात का आई बिलीव कुछ हद तक आपको समझ आ गई है, ठीक है। ये टोटल इनकम की समझ आ गई आपको। डिडक्टिबल अलाउंस से निकाल के टैक्सेबल इनकम निकलती है, समझ आ गई है। यहाँ पे इनके इससे रिलेटेड है कि सैलरी में जैसे ही एडवांस करते रहते हैं, ठीक है, बीच में अगर बंदा टर्मिनेट हो जाता है और उसकी सैलरी, तो वो तो रेट उसने हाई पे किया है, और वैसे अगर हम शो करेंगे टोटल सैलरी एट द एंड जो फाइल कर रहे होंगे तो वो लेस देन 6, वो रिफंडेबल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। आगे तो सवाल। फिर वो जो कट गया तो वो सर ये मानना है कानून का कि ऐसा कोई बंदा जो पहले जॉब करता हो और वो बाद में रिजाइन करके कहीं और चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि वो घर बैठ जाएगा। नहीं, रिजाइन नहीं, अगर कंपनी ने निकाल कंपनी निकाल दे तो ऑब्वियसली एक महीना नहीं दूसरे महीने कहीं और जॉब कर लेगा। कानूनी तबार से ऐसा कोई बंदा है हम में से कोई लॉजिकली कंपनी निकाल दे, दूसरी जगह सैलरी लेस देन है उससे टैक्सेबल से, तो वो तो टैक्स कट गया ना उसका। सर प्रैक्टिकली कोई भी लेस पे नहीं जाता, ठीक है। इन हम प्रैक्टिस अगर फर्ज करें, आपके एक सिनेरियो ले लेते हैं लेस देन है, तो सर उनको आप रोक दें, उनको कहें भाई मेरा ऑलरेडी इतना टैक्स कटाओ। ये सैलरी को हम अलग डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 149 को भी डिस्कस करूंगा, 51(2) को भी करूंगा, 102 को भी करूंगा, ठीक है। तो बस थोड़ा सा टाइम दें। प्रोविडेंट फंड 6 शेड्यूल को भी करवाऊंगा, ठीक है। उसमें सेक्शन 12 को भी करवाऊंगा, ठीक है। रूल 5-6 को भी करवाऊंगा, सारा होगा। सवालात पे आते हैं जी। राइट साइड क्वेश्चन इधर पूछ लीजिएगा कि फिर ऑनलाइन को एड्रेस करके, क्योंकि मैं फिर दोबारा आप लोग को एड्रेस करूंगा। ये नहीं कि आपको एड्रेस करूं फिर ऑनलाइन वालों को दिमाग में फिर आप इंटरवीन करते हैं तो फिर वो मोमेंटम खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपका कोई भी सवाल है आज की क्लास में बने तो क्वेश्चन आप कीजिए, अदरवाइज हम फिर वो क्या कहते हैं ऑनलाइन वाला पे जाएंगे। जी सवाल है आपका सर? सर ये है तो सही, मतलब 6 डोमेन के अंदर रहते हो इस लेक्चर के अंदर। 6 लाख से ज्यादा, मतलब जिसकी भी 6 लाख से ज्यादा हो सैलरी, चाहे उसके एक्सपेंडिचर जितने भी हैं, टैक्स उसका लाजमी कटेगा। सर मैं एक दोबारा से बात करूंगा, आपका जिस अप्रोच को आप अडॉप्ट करने जा रहे हैं, आप सेविंग का सोचना है। इतने कमाए, इतने खर्चे का लिए, इतने बचे। टैक्स सेविंग के ऊपर नहीं होता, टैक्स आपका इनकम के ऊपर होता है। ये वाली बात भी आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा अभी और पोर्टल पे भी दिखाऊंगा। टैक्स आपका इनकम के ऊपर होता है, टैक्स आपकी सेविंग्स के ऊपर नहीं होता। इस तरह से एक फर्ज करो कि मैं सैलरी कमाता हूँ, मैं कहूंगा ये मैंने बच्चों के अखराजात कर लिए, ये मैंने गाड़ी ले ली, मैंने ये कर लिया, फलां कर लिया। एसेट वैसेट को अभी एक दफा ना कीजिएगा, ये तो एक्सपेंस नहीं है, ये तो एसेट है, छोड़ दें इस बात को। आप ये सोचें कि मैं इस तरह से कोई टैक्स देना पसंद ही नहीं करेगा, सारे के सारे लोग जितने पैसे आएंगे खर्च कर लेंगे या कहीं ना कहीं लगा लेंगे। इन्हीं के सवाल से connected है। इनकम टैक्स, वर्ड इनकम, नॉट सेविंग, नॉट आपने जो कुछ बचाया। आपने बोला सेविंग पे नहीं, ठीक है। अब उसको तनख्वाह मिली और वो वाले साहब के साथ रह रहा है और उसको सर मैं पता जवाब नहीं- दूंगा, आपने बैंक में पैसे रख दिए, बैंक से अगेन आपकी सेविंग मजीद इनकम जनरेट कर रही है, शो करता है वो सिर्फ इनकम शो करता है। हाँ तो उस पर टैक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप ये सोचते उसके हैं, बाद वो जो बाकी जो बची इनकम वो उस पर वो बाद में नहीं बोलेंगे कि आपका एक्सपेंस नहीं आ रहा क्यों। नहीं नहीं अभी उस चीज परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये आप मुझे इन सवालों का खुद जवाब देंगे, अभी नहीं। अभी आप रुक जाए, अभी इस तक रहें। और आप ये सोच रहे हैं कि मेरी सेविंग के ऊपर सर आप कहना टैक्स नहीं होता, मैं बैंक में पैसे रखता हूँ उसके ऊपर टैक्स आता है, मैं कहूंगा वो आपकी सेविंग मजीद इनकम जनरेट कर रही है, ठीक है। तो अभी इस चीज पर आप ना जाइए, मैं आपको सारी चीजें वजाहत मैंने देनी है, लेकिन अभी इट्स टू अर्ली। आप बस जहां तक मैं बढ़ा दूं वहां तक रहें, क्योंकि अभी पढ़ना है हमने, काफी लंबा सफर है हमारा। 5-4 क्लासेस तो हमारी, शायद 4 क्लासेस मजीद, और ये एडजस्टेबल टैक्स, नॉर्मल टैक्स, एडवांस टैक्स, टैक्स चार्जेबल, आपका ये सारी चीजें मैं कंसेप्ट करवाऊंगा, ठीक है। जब ये सारे कंसेप्ट हो जाएंगे, पोर्टल को सारी चीजें पुट करूंगा 1 बाय 1, लॉ के साथ बैक लेके आऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह सारी क्लैरिटी हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस का बताऊंगा, एसेट्स में अनरिकंसाइल्ड फिगर क्यों आती है, और रिकंसिलिएशन वाला फॉर्म चल कैसे रहा होता है वो बताऊंगा। सवाल जी आप लोग की रो में से किसी का है आज की क्लास के मतलब? जी आप लोगों में से, जी सर। सर आपने टैक्स की बात की कि इनकम पे होती है जी। सैलरी की सूरत में समझ में आ जाता है कि हमारे टोटल इनकम ठीक है। अब बिजनेस है, बिजनेस की जो टोटल इनकम होगी वो हमने मतलब कि क्या बैंक मतलब जो स्टेटमेंट होती है उससे कैलकुलेट करनी है? नहीं उससे नहीं होगा, आपने प्रॉफिट निकालना होगा। फिर अगेन मैं कहूंगा आप बिजनेस में क्या कंपनी है, क्या पार्टनरशिप है, क्या सोल प्रोप्राइटर है,
क्या वो 10 करोड़ से ज्यादा कमाता है, क्या कम कमाता है, उसको मिनिमम टैक्स का इतलाक होता है, वो अभी मतलब इट विल टेक सम टाइम, इंशाल्लाह आपको सारा समझ आएगा। अब आप ये भी कह सकते हैं सर मोबाइल फोन तो मेरा इनकम नहीं है, इसके ऊपर क्यों टैक्स है? अच्छा सर मैं वो फर्ज करें जमीन खरीदता हूँ तो वो तो मेरा एक्सपेंस नहीं हो, तो इन्वेस्टमेंट है, सारी चीजें करवानी है, ठीक है, इंटरनेट का बिल है। जी सर। कल आपने कहा था liquidation fund कौन सी? अभी अभी तो क्वेश्चन आंसर लूंगा, अभी लिक्विडेशन में नहीं है, अब अगली क्लास में, या तो आप स्टार्ट में बताते हैं ना तो बिल्कुल एड्रेस करता है, ठीक है, अभी क्योंकि बाकी लोग को भी रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। लिक्विडेशन का ये आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, ठीक है, उसमें आपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई किया होगा, आपने डेथ सर्टिफिकेट अटैच किया होगा, जिस दिन उनकी डेथ हुई है अपने वाल साहब की, वो आपने मेंशन की होगी। अब आप एक दफा जाके ऑफिसर को मिले, उसको कहेंगे भाईजान आप नोटिस भेज रहे हैं जो आरटीओ कराची है, ये मसला होता है, जिस वजह से मैं आपको आरटीओ के ऊपर फॉर्म फिल करते हुए बता रहा था। मुझे ये बताइए कि उनका कोई टैक्स पेबल तो नहीं है? उसकी ना एक एप्लीकेशन भेजे यहाँ से टीसीएस से, एप्लीकेशन मैं आपको कोई दे दूंगा, ठीक है, उनको आपको जब उनका डेथ सर्टिफिकेट साथ अटैच करें बक्सा चीज़ भेज दें, उनको बता दें कि जी हमारी तरफ से ये फाइनल रिटर्न है, हम मजीद रिटर्न फाइल नहीं करने वाले, सेक्शन 114 जो 3 है ना उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो लिहाजा आप इनका ना वो एंटी डिलीट कराया, उसमें जो एसओपीज है वो उसका भी मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ, ठीक है ना। जी सर। ये भाई की बात से मुझे याद है कि मेरे दोस्त से उनके फादर जो सीनियर लाए थे उनकी डेथ हो गई है, वो जिनसे रिटर्न फाइल करवा देते हैं ना, तो वो अभी 2-3 साल हो गए उनकी जीरो रिटर्न फाइल करते आ रहे हैं, तो क्या जीरो रिटर्न फाइल नहीं फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, तो कानूनी तौर पर तो उनके लिए oblige ही ना, अगर टैक्स पेबल है टैक्स नहीं, अगर नहीं है तो बस उनको फाइनल वो ब्रांड बना हुआ है, उन्होंने ये प्रॉपर्टी से परचेज में बंदे ये करते हैं कि फाइल करवाने के लिए वो जीरो रिटर्न सबमिट कर देते हैं, क्या जीरो रिटर्न? नहीं नहीं ये गलत है, ये जीरो रिटर्न को प्रॉपर डिस्कस, फर्स्ट रिटर्न का कंसेप्ट जब डिस्कस करूंगा ना अल्लाह के हुक्म से आप खुद मुझे कहेंगे सर ये वाला तो ये तो मतलब क्या हो रहा था हमारे साथ, ठीक है, इट विल टेक टाइम, मैं अगेन कहूंगा। रिटर्न सेट हुआ हाँ जी, नहीं नहीं वो जीरो रिटर्न का नुकसान क्या वो बताऊंगा आपको, फायदा कोई नहीं है। अगेन मैं कहता हूँ रिटर्न ना फाइल करना बेहतर है गलत रिटर्न फाइल करने से, ठीक है जी। फिर चले जी ऑनलाइन में हैंड रेज कर लीजिए जिन लोगों के सवालात हैं, फिजिकल वाले अगर कोई क्वेश्चन सुनना चाहते हैं बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं, ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले जोहेब खान। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी जोहेब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है? जोहेब भाई बहुत ही कम आवाज आ रही है, ना होने के बराबर आ रही है, चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, हैंडफ्री लगाई हुई अभी आ रही उतार है दो, सर? अगर उतरी हुई तो लगा लो। अभी आ रही है सर? किसी और को आ रही है जी जोहेब साहब की आवाज सही तरह से? हेलो ऑनलाइन सर, में किसी आवाज आ और रही को जोहेब साहब की आवाज समझ आ रही है? किसी को भी? सर आ रही है सर सबको। अच्छा आ रही है, एक मिनट दीजिए फिर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जी सर। गिव मी अ सेकंड। जी जोएब साहब अब अपना सवाल रेज कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ। जी सर मेरे दो क्वेश्चंस है क्विकली सर। एक तो ये है कि जो वर्कर्स वेलफेयर फंड है इसमें क्या वो प्रोविडेंट फंड और ग्रेचुइटी फंड इंक्लूडेड है कि नहीं? नहीं सर इसके लिए अलग कानून है, वो अब सूबाई सब्जेक्ट है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। 1971 का कानून है, उसमें ना तो प्रोविडेंट फंड कवर्ड है ना ग्रेचुइटी फंड कवर्ड है, इसके सेपरेट लॉज हैं, ठीक है, उस पर हम चले जाएंगे तो प्रॉपर लेबर लॉ का एक टॉपिक हम खोल के बैठ जाएंगे, जो कि शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। बस अब ये बात याद रखें कि इसमें आप गूगल करेंगे, ये मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18वीं तरमीम के बाद पहले ये आपके वफाक के पास होता था, लेकिन अब ये सूबाई मतलब सब्जेक्ट बन गया। मतलब इन शॉर्ट ये कि उसमें ये इंक्लूडेड नहीं है वर्कर्स वेलफेयर फंड में। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है सर। दूसरा ये है कि आपने कहा कि जो 75% का जो स्लैब है सर, आप कह रहे हैं कि अगर 75% से या इससे ज्यादा इनकम है तो आप पे जो सैलरी के रेट्स हैं वो लगेंगे, ठीक है सर, इनकम ठीक इनकम है। टैक्स के। ठीक है। और फिर दूसरी तरफ आपने फरमाया कि अगर आपकी कोई भी अदर इनकम है तो आप नॉर्मल रिटर्न ही फाइल करेंगे, तो सर फिर तो ये 75% का की स्लैब का कोई फायदा ही नहीं रहा। नहीं 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 एक बात याद रखें, ठीक है, वो जो नॉर्मल का मैंने इसलिए कहा है, एक बात दोबारा से मैं सादा करके बताऊंगा। आपकी बेसिकली इनकम भले आप नॉर्मल रिटर्न फाइल करें या सैलरी रिटर्न फाइल करें,
वो 75% वाला कंसेप्ट वहीं पे इंटेक्टेड है। इंटेक्टेड से मुराद ये है कि अगर आप नॉर्मल रिटर्न भी फाइल करते हैं और आपकी जो इनकम आ रही है वो इनकम आपकी, लेट्स सपोज आप कह लीजिए इनकम आपकी आती है 76% आती है, आपने नॉर्मल रिटर्न फाइल किया है, 76% सैलरी से आती है, तो आपके ऊपर सैलरी का रेट ही लगना है। ठीक है, अगर आपकी इनकम फर्ज करें, आप एक मिसाल देता हूं, आप सैलरी रिटर्न फाइल करते हैं, आपकी इनकम 20% सैलरी से आती है, 80% अदर सोर्स से आती है, तो आपके ऊपर नॉर्मल रिटर्न ही लगेगा। यानी कि फॉर्म की बेस पे कोई रेट डिटरमिन नहीं होता, जो फॉर्म है उसकी बेस पे रेट डिटरमिन नहीं होता। रेट डिटरमिन होता है आपकी इनकम की बेस पे कि इनकम कितनी है। ठीक है, लेकिन इन द मीन वाइल फॉर्म में रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ सैलरी वाला, उसकी वजह यह था कि FBR के रिकॉर्ड में दोनों फॉर्म अलग अलग जाते हैं। ठीक है, जब सैलरी वाले होते हैं तो नॉर्मली जो ऑडिट पॉलिसी 2018 है उसके अकॉर्डिंग सैलरी वाले बंदे को वो ऑडिट में सिलेक्ट ही नहीं करते। ठीक है, मतलब वो एग्जम्पशन है उनके लिए, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि सैलरी वाला आप फाइल कर लें। ठीक है, अगर ठीक है, आपकी कोई अदर अदर इनकम भी है तो वो आप अदर सोर्सेज में डाल लें बजाय कि नॉर्मल रिटर्न फाइल करें। नहीं वो आप कर भी लेंगे फर्ज करें और आप 75% को वायलेट कर देंगे तो नॉर्मल टैक्स लग जाएगा, फायदा तो कोई नहीं। हाँ, अगर आप ये सोच के करेंगे डंडी मारेंगे तो उनके पास भाई और भी टूल हैं। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ कि हम ये करें कि नॉर्मल फाइल करें, सैलरी फाइल करें, ताकि हमारे ऊपर टैक्स तो हम नॉर्मल वाला दे दें और हम ऑडिट में नहीं आएंगे। तो इसकी वजह से जी, अगर पकड़े जाएंगे फिर तो ज्यादा वो सफाई करेगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। बड़े तेज थैंक हो यू। रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो हैं। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर क्लैरिटी सर। थैंक यू, थैंक यू। नुमान हमीद साकबी, नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, मैं खैरियत से हूँ, आप बताएं। जी सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मेरा भी सवाल बस यही था कि हमारी सैलरी 75% या उससे ज़्यादा है, लेकिन उसमें अगर हमारा 1% भी अगर बिजनेस या प्रॉपर्टी शामिल हो गई है तो फिर हम कौन सा लगाएंगे? कौन सा टैक्स लगेगा, सैलरी वाला या बिजनेस वाला नॉर्मल टैक्स? सर हम 75% तक की बात कर रहे हैं अगेन। सर फॉर्म डिटरमिन नहीं करता रेट को, रेट डिटरमिन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम की, आपकी इनकम किस सोर्स से कितनी है। ठीक है, तो अगर आप कहेंगे सर 75% उससे ज्यादा, 75 से 1% भी ज्यादा अगर चले जाते हैं, आधा परसेंट चले जाते हैं, तो सैलरी है, अदरवाइज नॉर्मल। जी सर ठीक है। वो असल में मुझे लगा था कि शायद आपने बताया था कि अगर हमारी 1% भी अगर शामिल हो जाती है बिजनेस का तो नॉर्मल टैक्स नहीं ही नहीं, लगता है, मैंने कहा था चाहे। 1 रुपया भी, मैंने ये कहा था सर, और 1 रुपया भी आपको वो इनकम आएगी तो आपको ना चाहते हुए, और 1 रुपया भी इनकम बिजनेस आएगी तो हमें नॉर्मल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि नॉर्मल रिटर्न से नॉर्मल रेट नहीं लग जाएगा, लेकिन वो आपकी करेक्ट रिपोर्टिंग पर्पज के लिए आपको नॉर्मल रिटर्न इसलिए लेना पड़ेगा ताकि बिजनेस में ही रिपोर्ट हो। ठीक है सर, बस मुझे यही कंफ्यूजन थी कि फिर हमें नॉर्मल रिटर्न फाइल करनी चाहिए अगर हमारा बिजनेस से कुछ भी आ रहा है। एग्रीड। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू जी। तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, तैयब साहब। सर बहुत मजा आया माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। आप इस तरह पढ़ाते हैं कि कोई सवाल करने का फिर गुंजाइश ही नहीं रह जाती। लेकिन चले, थोड़ा मोहब्बत है सा आपकी। अपना सर इल्म बढ़ाने के लिए काइंडली आपने डिडक्टिबल अलाउंसेस का तो बोला है 60 है वो सेक्शन, लेकिन जो डोनेशन का है वो ओनली 13 शेड्यूल ही डील करता है या उसका कोई अलग से भी सेक्शन है सर? नहीं नहीं, सेक्शन 61 पढ़ना है आपने, उसके साथ लिंक करना है शेड्यूल 13 को, तो आपको डोनेशन का जवाब मिल जाएगा। और जक़ात के लिए सेक्शन 60 को पढ़ना है। ओके सर। और दूसरा सर, जो टीचर होता है, टीचर जो गवर्नमेंट सर्वेंट तो टीचर टीचर को होता है छोड़ दो, उसको अब सैलरी बढ़ाऊंगा, फिर आप बाहर निकल जाते हैं ना, मुझे ये मैं माफी नहीं देता, आज आपको माफी दे रहा हूँ, इधर उधर नहीं भागना, वो सर सैलरी के ठीक है, साथ एक ये बढ़ाऊंगा। जवाब काइंडली दे दें सर, काइंडली एक इसका जवाब दे दें कि जो टीचर है गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो उसका वो रिलैक्सेशन उसको कंसेशन है या नहीं सर? अभी ये बताऊंगा, उसके टैक्स पेबल का 25% माफ है, लेकिन आइंदा नहीं बताऊंगा। ठीक है, अब मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ, मुझे आता ही नहीं है। ठीक है, अभी तो क्लास आने दो। सर डन हो सर, डन हो। ओके। लेकिन सर जो सेक्शन है मुतलका उसमें तो नॉन वो जो लिखा हुआ है एनजीओज और रिसर्चर हैं, लेकिन वहां पे गवर्नमेंट का नहीं लिखा हुआ लफ्ज सर। यार टीचर क्या फर्क पड़ता है, वो प्राइवेट है गवर्नमेंट का, वैसे वहां पे बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है
आप लिख लें अपने पास सेकंड शेड्यूल, उसका पार्ट 3, उसकी क्लास सेकंड, ठीक है ना। आप फिर बस मस्तियां करने आ जाते हैं, अभी नहीं करना, ठीक है प्लीज। उसको मुझे सैलरी बढ़ाने दो, सैलरी में मैं बढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, जिम्मेदारी से बढ़ाऊंगा, डन होगा, डन। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। असनाद पराचा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। जी सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। सर फर्स्ट ये है हम्म। कि फॉर एग्जांपल जैसे ज़कात में आपने बताया कि हमारे पास फॉर अकॉर्डेंस ऑफ रिकॉर्ड कि 2.5% आपके एसेट्स के मुताबिक आपने ज़कात अदा करनी होती है और उस हिसाब से आप डाल सकते हैं बीच में। अगर हम जी जी। डोनेशंस के एंड पे जाते हैं सर, तो उधर भी कोई हमें इस तरह का मैयर या कोई मार्क मिलता है कि इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप एनुअल बेसिस पे आप इतने डोनेशन दे सकते हैं? उसके सर अभी मैंने बढ़ाया नहीं है, क्योंकि इट विल बी टफ कि अगर आज ही मैं बढ़ा देता हूँ, उसके अंदर आपका श्योर सर। अल्लाह भला करे सेक्शन 61 है, वहां पे प्रॉपर जी सर। फार्मूला दिया गया है, ए ओवर बी ओवर ओके सी, सर। सी के अंदर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं कि आपकी ठीक है टैक्सेबल सर। इनकम 30% ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो एक लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर है जो कि मैंने सही है फिर सर। वो नहीं, ठीक है। ठीक है सर। सही है। और सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे अब आप बता रहे थे कि ये जो हमारे टैक्स रेट्स हैं ये इस साल की रेगुलेशन के मुताबिक हैं, पिछले साल की रेगुलेशन जरा डिफरेंट थी। तो फॉर जी एग्जांपल जी। आज कोई बंदा है वो 2024 में अपना टैक्स फाइल कर रहा है और वो उसको अपना 2023 का और 22 का भी टैक्स फाइल करना है, तो उसके ऊपर जो रेट्स हैं वो उस पर्टिकुलर साल के ही इम्प्लीमेंट होंगे या जो एग्जैक्टली, जो बिल्कुल। फ्रेश वेल रूलिंग सेड, आई है वेल उसके सेड। मुताबिक हो? नहीं नहीं, सही। फ्रेश नहीं, फ्रेश नहीं। ये लॉ ठीक है सर। एप्लीकेबल होता है इनेक्टेड फॉर दैट ईयर, ठीक है। जो रेट उस ओके साल सर। के थे, जिस साल को फाइलिंग करना चाहते हैं, उस साल जी के रेट सर। लगेंगे, ठीक ओके है। सर। ओके सर। ओके सर। ओके सर। थैंक सर थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू सर। यू, थैंक यू सो नाइस। अच्छा जी, नेक्स्ट है सलामत अली। मिस्टर सलामत साहब नहीं है। शायद कयानी, शायद कयानी। हाफिज हसन जी रियाज। जी सर। हेलो सर, आवाज आ अब शाह साहब बाद में आपको लेता हूँ, हाफिज हसन रियाज साहब। शायद भाई बस आपको अस्सलाम लेता हूँ वालेकुम हाफिज। सर। वालेकुम सलाम जी हाफिज साहब। सर माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सर एक रिक्वेस्ट या सजेशन है कि जो नेक्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ाना हो तो वो अगर जी जी। काइंडली आप सिर्फ बता दें कि कल हम फलां फलां सेक्शन को डिस्कस करेंगे, तो वो पहले भी हम एक दफा सेक्शन जो है वो पढ़ लें तो मेरा ख्याल है कि बेहतर रहेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं कि मैं बताने को बिल्कुल बता सकता हूं। अभी मैंने, चलो ठीक है बताता हूँ, अगली क्लास में शायद टैक्स रिजीम का पढ़ाऊंगा। ढूंढ लीजिएगा, पूरे कानून में नहीं है, ठीक है। टैक्स रिजीम आपको पूरा कानून छापेंगे। फाइनल टैक्स, नॉर्मल टैक्स, मिनिमम टैक्स, एडवांस टैक्स, ठीक है, नॉर्मल टैक्स, टैक्स चार्जेबल, एडमिटेड टैक्स, ये सारा कुछ बढ़ाऊंगा। ये लिख लो अपने पास, कानून में ढूंढते रहना बैठ के। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नॉर्मल टैक्स, मिनिमम टैक्स, फाइनल टैक्स, एडवांस टैक्स, एडमिटेड टैक्स, ठीक है, एडजस्टेबल टैक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें करवा रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है सर। शायद कियानी साहब, शायद जी कियानी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर। सर मुझे बस सिर्फ एक चीज पूछनी थी, आपने पढ़ाई है ऑलरेडी लेकिन थोड़ा सा वॉइस मिस हो गई थी कि जो बैंक के एक ज़कात काटता है, एक तो वो डिडक्टेबल में हम डाल सकते हैं कि बैंक ने इतनी ज़कात हमारी काटी है। अच्छा, एक ठीक हम है, अपने रिलेटिव्स को ज़कात दे देते हैं। अच्छा, वो उसकी भी तो मैनेज कोई कर सकते हैं। एविडेंस, वो भी लिख सकते हैं प्रैक्टिकली, उसमें? मेरे प्यारे दोस्त, प्रैक्टिकली उसका एविडेंस नहीं हो सकता, पता है क्या। मैं ये जी जी समझता हूँ, बिल्कुल। और मैं मतलब एक इतनी अपनी प्रैक्टिस में आज तक इस बात पे नहीं देखा कि एफबीआर डंडा लेके हमारे पीछे लग जाए कि यार आपने जकात पे किया, इसका सबूत दो, ठीक है। क्योंकि वजह ये है बिल्कुल। कि अगर कोई बंदा, मेरा ही मानना है, अगर मैं भी टैक्स का वहां पे एसी डीसी या मतलब कमिश्नर बैठा हूं, तो मैं कहूंगा यार ये अल्लाह का और एक बंदे का मामला है। इस बेस पे मैं उसको कहूँ कि जी यार ये टैक्स, मतलब जकात इसलिए शो कर रहा है कि इसने टैक्स सेव करना है। तो खैर मेरा ख्याल है कि हम्म। ये एक बंदे का और अल्लाह का मामला है कि वो अल्लाह की रजा के लिए दे रहे हैं। तो इसके ऊपर जी मैंने जी नहीं देखा, और इतने वो भी मतलब बीइंग मुस्लिम, हम इतना तो मेरा ख्याल है रिकॉर्ड करते हैं, बाकी सारी चीजें एक साइड पे, जी सर। कि जी मैंने सर नहीं बिल्कुल। देखा, प्रैक्टिकल नहीं देखा कि कोई बंदा इस बात पे पकड़ ले अफसर आपको।
राइट सर। सर और कितनी की दे सकते हैं, मतलब मेरे एसेट्स जिस पे लगती है ज़कात उतना वो कैलकुलेशन करके उतने तक हम चलो दे दें तो आपको थोड़ा उसका परेशान राइट आउट कर कर देता हूँ, परेशान करता हूँ थोड़ा सा। ज़कात एंड रुशर लें। जी ऑर्डिनेंस सर। 1980 पढ़िए, उसका फर्स्ट शेड्यूल पढ़िए। वहां पे उन एसेट्स की राइट सर। लिस्ट दी गई है जिनके ऊपर ज़कात बनती है। हर एसेट आपका सब्जेक्ट टू ज़कात नहीं होता। उन एसेट्स का आप बिल्कुल कानूनी तौर पर अगर देना चाहते हैं, उनका 2.5% दे लीजिए। अब वो लिस्ट आपने गूगल कीजिएगा, राइट। आपको लिस्ट भी मिल जाएगी, ठीक है। और वो राइट डिक्लेयर सर। राइट सर। राइट सर। राइट सर। थैंक यू सर। और थैंक यू वो सर। रिटर्न में ये ना, रिटर्न में आपका कुछ भी ना आता और आप 2.5 लाख की ज़कात लिख दें, ठीक है, और रिटर्न हो 0 रुपए की, ये जी भी सर। ख्याल करना, जी ठीक है। सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आकिफुर रहमान खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर मुझे इन्फॉर्म करना है, ये रेंटल इनकम किस में आएगी सर? रेंटल इनकम किस में आएगी? प्रॉपर्टी जी, इनकम में आएगी। ये अब प्रॉपर्टी अगेन इनकम। डिपेंड करता है, रेंटल अगर इमोल प्रॉपर्टी की है तो प्रॉपर्टी में आएगी, और वो गाड़ी की है तो वो बिजनेस में आएगी। ठीक हो। प्रॉपर्टी के अलावा किसी भी चीज की होगी तो बिजनेस में आएगी। बस इसको इंतजार करें मेरे दोस्त, अभी पार्टी शुरू हुई है, ठीक, थैंक यू सर। अभी इब्तदाई इश्क है, ठीक है। चलें, शायद कैनी साहब आपका सवाल हो गया सर। एनी अदर पर्सन जिनका जी क्वेश्चन सर रहता हो हो? गया सवाल सर। थैंक्स अलॉट सर। थैंक्स अलॉट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलें जी, कोई क्वेश्चन ऑन, अच्छा नहीं, कुछ टाइप में भी क्वेश्चन है, माजरत यार ये देखे नहीं हमने, इनको भी रिस्पॉन्ड कर दें, ये लोग नाराज ना हो जाए। अच्छा जी, दिलावर साहब बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत दे, बहुत शुक्रिया सर। टुडे क्लास ऑसम, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। एक और पता नहीं कौन साहब है, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू। प्लीज गाइड प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम जब आएगी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, अभी के लिए प्रॉपर्टी इनकम हमने पढ़ी नहीं है। लेक्चर का एक्सेल आपको अभी मैं क्लास के बाद भेज देता हूँ। सर व्हाट एविडेंस रिक्वायर्ड फॉर ज़कात, वो ये बात होगी शायद कैनी साहब के साथ। नुमान साहब कहते हैं जी कोई एविडेंस, बिल्कुल ये भी ठीक है। सर प्लीज एक्सप्लेन डिडक्टिबल अलाउंसेस 75% है, हाउ टू, प्लीज एक्सप्लेन डिडक्टिबल अलाउंसेस 75%, हाउ टू फाइंड फार्मूला। भाई अमाद साहब, ना तो फार्मूले की आपकी वो बात समझ आई है, और ना ही कोई 75% डिडक्टिबल अलाउंस की बात हुई है, वो टैक्सेबल इनकम की बात हुई है। अच्छा ओ भाई, अगर टैक्सेबल इनकम का 75% निकालना है तो 75% कैसे निकालना है, ये तो मैथ है, ठीक है। आपकी वो जो इनकम होती है टैक्सेबल इनकम, उसका 75% निकाल लो। 75% कैसे निकलना है? मल्टीप्लाइड बाय 75 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है ना, या डायरेक्ट 0.75 कर लें। zakat is paid on market rate while assets are declared at cost, so correction of zakat and asset declared may be different calculation। बिल्कुल सुहेल साहब, खटक साहब, एक्सीलेंट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। लेकिन कॉस्ट पे, मार्केट वैल्यू जगह पे नहीं, नहीं मार्केट रेट के ऊपर लाजमी नहीं है। बेसिकली आपके जो एसेट्स होते हैं, अगेन ये एक फिर वो मुफ्तियों वाला और एक अलग सब्जेक्ट खुल जाएगा आपके ज़कात एंड रुशर ऑर्डिनेंस वाला। तो उसमें जो कैलकुलेशन आपको ज़कात एंड रुशर ऑर्डिनेंस कहता है, जो मेरी प्लेन अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि हमारे एसेट्स कितने पे डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। हम टैक्स के अंदर उसको इंक्रीज नहीं करते, कभी भी उतने का ही रहने देते हैं, ठीक है। एक्सेल की वर्कशीट आ जाती है, ठीक है। चलें जी, जूमिंग आपके बाकी किसी बंदे का क्वेश्चन हैंड रेज नहीं है, अगर किसी का सवाल है बता दे, अदरवाइज मैं इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू, अल्लाह।